अगर आप बैंक कम्प्लायंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोस के बारे में आपको पता लग जाए। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बैंक कम्प्लायंस का कोर्स है, इसके अंदर आपको कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वीडियोस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जल्दी से आप इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट करना है बैंक कंप्लायंस फ्री पीडीएफ और उसको भेज देना है 9646900030 के ऊपर, और आपको सारी फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। हम कर रहे थे कंप्लायंस इन बैंक्स का मॉड्यूल ई, उसका हमने यूनिट 1 शुरू करा था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया एंड अब्रॉड। इस मॉड्यूल के अंदर अब तक हम समझ चुके हैं एफडीआई के बारे में, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में, एंड बैंक्स जो अपने टीयर 1 या टीयर 2 इंस्ट्रूमेंट्स इशू करते हैं, क्या उनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकती है एंड उसकी गाइडलाइंस क्या है उसके बारे में, एंड इनकी रिपोर्टिंग गाइडलाइंस क्या है। जो हमने अपना लास्ट टॉपिक छोड़ा था वो हम कर रहे थे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड की। इंडियन सिटीजन्स अगर फॉरेन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या वो कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो क्या उसकी गाइडलाइंस है। तो ये हम कंटिन्यू करते हैं आगे। इसके अंदर हमने अभी तक ये पढ़ा था कि सिमिलरली जैसे एफडीआई करने के 2 रूट थे, डायरेक्ट रूट एंड अप्रूवल रूट, उसी तरीके से अगर इंडियन सिटीजन्स बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके भी 2 रूट्स हमारे पास दिए गए थे। दैट वाज ऑटोमेटिक रूट एंड सेकंड वन वाज अप्रूवल रूट, जिसके लिए आपको क्या करनी पड़ती थी, अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ती थी। उसके रिगार्डिंग हमने जो टॉपिक छोड़ा था अपना ऑटोमेटिक रूट अप्रूवल रूट के बारे में पढ़ लिया था। हमने ये देखा था कि रूल्स को लिबरलाइज कर दिया गया ताकि इन्वेस्टमेंट को क्या करा जा सके, फैसिलिटेट करा जा सके। इंडियन सिटीजन्स कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, और फॉरेन के अंदर जॉइंट वेंचर्स या होली ओन्ड सब्सिडरीज के अंदर क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमने उसके कुछ बेनिफिट्स भी देखे थे। नेक्स्ट हमने देखा था कि किन सेक्टर्स के ऊपर प्रोविजन है। रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर प्रोविजन है। रियल एस्टेट सेक्टर की जो बेसिकली डेफिनेशन देखी थी, उसके अंदर हमने ये देखा था कि डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रीमिसेस, रोड्स एंड ब्रिजेस, ऐसी चीजें रियल एस्टेट बिजनेस का पार्ट नहीं होती है। तो मतलब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा कल ये चीज रह गई थी कि हम इंडियन पार्टीज हैं वो बैंकिंग बिजनेस के अंदर भी विदाउट अप्रूवल क्या नहीं कर सकती है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है। उसके रिगार्डिंग हमने एक क्लैरिफिकेशन पढ़ी जो इक्विटी पार्टिसिपेशन वाली थी, कि बेसिकली अगर आपको ऐसी कोई एंटिटी, फॉरेन की एंटिटी जिसके अंदर किसी भी इंडियन पार्टी ने क्या कर रखी है, इक्विटी पार्टिसिपेशन कर रखी है, तो अगर इंडिया के अंदर वो कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको क्या करनी पड़ेगी, रिजर्व बैंक की परमिशन लेनी पड़ेगी। देन हमने देखा कि जनरल परमिशन विद रिगार्ड टू किस किस के है, कि कोई भी पर्सन अपने आरएफसी अकाउंट, रेजिडेंशियल फॉरेन करेंसी अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर सकता है, उससे शेयर खरीद सकता है। बोनस शेयर के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है। ओके, अगर वो परमानेंट रेजिडेंट नहीं है तो अपने फॉरेन करेंसी रिसोर्सेज जो उसने आउटसाइड इंडिया कमाए हैं वहां से भी क्या करी जा सकती है, इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है। उसके अलावा एक जनरल परमिशन हमें इसलिए भी अवेलेबल थी कि हमने जो एक्चुअली शेयर्स पहले ही परचेस करके रखे, एक्वायर करके रखे, हम उनको क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो अब हम अपना जो फर्स्ट रूट दैट वाज ऑटोमेटिक रूट उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑटोमेटिक रूट में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले तो है जनरल इन्वेस्टमेंट परमिटेड, कि किस किस चीज के लिए जो जर्नल इन्वेस्टमेंट है उसके लिए परमिशन दी गई है। उसके अंदर सबसे पहले हम देख रहे हैं डेफिनेशन ऑफ द इंडियन पार्टी, कि हमने ऊपर भी देखा कि काफी जगह यूज हुआ इंडियन पार्टी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, इंडियन पार्टी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंडियन पार्टी की बेसिकली डेफिनेशन क्या है, इंडियन पार्टी कोई भी या तो वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड हो, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट किसी भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट हो सकती है, या कोई भी एलएलपी जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर क्या हो, रजिस्टर्ड हो, या कोई भी पार्टनरशिप फर्म जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो। बेसिकली कौन कौन चीजें आ गई इसके अंदर, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी एंड एनी अदर बॉडी विच इज क्रिएटेड अंडर लॉ। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल दैट इज आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। वो क्या है, बेसिकली एक बॉडी है जो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के अंदर फॉर्म की गई है। तो उसी तरीके से कोई भी बॉडी जो किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनी होती है वो भी क्या है, इंडियन पार्टी की डेफिनेशन के अंदर आती है। तो इंडियन पार्टी डेफिनेशन में 4 चीजें हैं, कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप एंड एनी बॉडी क्रिएटेड अंडर द लॉ। उसके बाद जो भी हम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर क्या लगाई गई है, कुछ सीलिंग्स लगाई गई हैं जो टाइम टू टाइम पे क्या होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। आरबीआई टाइम टू टाइम पे वो लिमिट्स को क्या करता रहता है, प्रेस्क्राइब करता रहता है। जो भी फॉरेन के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाएगी वो इन्हीं लिमिट्स के अंदर रहते हुए की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर ये चीज होती है कि एक इसके अंदर हम वर्ड पढ़ेंगे फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। फाइनेंशियल कमिटमेंट्स में क्या क्या आता है वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, कि जो भी लिमिट्स हैं वो कौन लगाता है, फेमा के अंदर लगाई जाती हैं, और आरबीआई टाइम टू टाइम पे रेगुलेशंस अपनी इशू करते हैं। उसके बाद अगर कोई भी हमने जो फाइनेंशियल कमिटमेंट दी है उसकी वैल्यू या तो यूएसडी 1 बिलियन या उसकी वैल्यू जो है $1 बिलियन से ज्यादा है, तो उसके लिए हमें आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है,
वैसे क्या होता है, जो भी हम अपनी फॉरेन कमिटमेंट कर रहे हैं ना, उस पर एक लिमिट लगती है ऑटोमेटिक रूट में कि अब कोई भी इंडियन कंपनी जो फॉरेन कमिटमेंट दे सकती है वो मैक्सिमम कितनी दे सकती है, जो उसकी नेटवर्थ थी एज पर द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट उसका 400%, उससे ज्यादा की वो बैलेंस, उससे ज्यादा की क्या फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं दे सकती। बट सपोज एक कंपनी है जिसकी नेटवर्थ है जो 400% 1 बिलियन से ज्यादा ही आ रही है, बट उसको अगर 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है तो स्टिल उसको क्या लेनी पड़ेगी, आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज एक कंपनी है जिसकी सपोज उसका ऑडिट हुआ 31/3/2024 पे लास्ट, ओके ठीक है, उसकी जो नेटवर्थ हमारे पास निकल के आई दैट वाज लाइक सपोज की 0.5 बिलियन थी, ओके 0.5 बिलियन का 400% हो गया 2 बिलियन यूएस डॉलर। तो अगर उस कंपनी को यूएस $2 बिलियन इन्वेस्ट करने हैं अप टू दिस अकॉर्डिंग टू दिस लिमिट जो है कि 400% ऑफ नेटवर्थ, उसके अकॉर्डिंग उसको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा आ जाती है तो हमें क्या लेनी पड़ेगी, स्पेसिफिक परमिशन लेनी पड़ेगी, चाहे ये इस लिमिट के अंदर ही आता है, बट हमें आरबीआई से इसके लिए भी क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो इसके अंदर हमने ये देखा। नेक्स्ट, जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो किसके थ्रू होगी, एडी कैटेगरी 1 ऑथोराइज डीलर कैटेगरी 1 ब्रांच। बेसिकली क्या होगा, हर इंडियन जो पार्टी होगी उसके लिए एक बैंक ऑथोराइज कर दिया जाएगा, वो उसके थ्रू ही अपनी सारी कम्युनिकेशंस पास ऑन करेगा। सब जो भी उसने एप्लीकेशन देनी है, जो भी उसने रेमिटेंस करनी है, सब किसके थ्रू होगा, एडी कैटेगरी फर्स्ट ब्रांच के थ्रू ही होगा। तो इंडियन पार्टी जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है उसको एक फॉर्म भरना है, फॉर्म का नाम होगा फॉर्म ओडीआई, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉर्म ओडीआई उन्हें भरना है, उसके साथ जो भी इनक्लोजर्स या डॉक्यूमेंट्स हो उसको एडी कैटेगरी 1 ब्रांच को सबमिट कराने हैं, उसके बेसिस पे अगर अप्रूवल चाहिए अप्रूवल मिल जाएगी। इन केस अगर उसको अप्रूवल नहीं चाहिए तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देखिए क्या करी जा सकती है, रेमिटेंस पास ऑन करी जा सकती है। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जो हमने अभी ऊपर वर्ड देखा फाइनेंशियल कमिटमेंट, जिसके ऊपर अब लिमिट लगाई गई थी 400% वाली, उसके अंदर आती क्या क्या चीजें हैं। फाइनेंशियल कमिटमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी, किसी भी जॉइंट वेंचर या होली ओन्ड सब्सिडरी के जितने भी आपने इक्विटी शेयर्स एक्वायर करे हैं, 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ द इक्विटी शेयर्स, 100% amount of the equally compulsory and mandatorily convertible preference shares, 100% amount of the other preference shares and 100% amount of the loan। उसके अलावा अगर आपने उस पार्टीज के लिए अपने जॉइंट वेंचर से होली ओन्ड सब्सिडरी के लिए कोई गारंटी इशू करी है तो वो भी फाइनेंशियल कमिटमेंट का ही पार्ट बन जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर सपोज जो रेजिडेंट बैंक ऑफ जेवी होगा, मतलब आप सपोज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में आपकी क्या है, जॉइंट वेंचर है, वहां का जो बैंक होगा अगर वो आपको बैंक गारंटी पास कर रहा है, ठीक है, वो बैंक गारंटी सपोज किसी को दे रहा है एंड उस बैंक गारंटी को सिक्योर करने के लिए जो उसकी काउंटर गारंटी है वो इंडियन पार्टी ने दी है, तो उस केस में भी उसको फाइनेंशियल कमिटमेंट का ही पार्ट माना जाएगा। इसको हम एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। लाइक सपोज हमारी एक जॉइंट वेंचर था जिसका नाम जेवी रखते हैं, ये था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ओके ठीक है। इस जॉइंट वेंचर ने ना आगे किसी से करनी थी परचेज करनी थी, लाइक उसने करनी थी सपोज 100 करोड़ की परचेज करनी थी, तो उस बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने क्या दी, इसकी गारंटी दी कि अगर ये बंदा पेमेंट नहीं करेगा तो पेमेंट कौन देगा, ऑस्ट्रेलियन बैंक जो है पेमेंट दे देगा। बट ऑस्ट्रेलियन बैंक को लग रहा है कि जो जॉइंट वेंचर्स है इसकी जो गारंटीज है वो सफिशिएंट नहीं है, तो वो क्या कहता है, जो इसका ओनर होगा, ओनर आप बोल सकते हो या पेरेंट बोल सकते हो, ठीक है, जो होगा इंडियन कंपनी या इंडियन पार्टी बोलना टू बी एग्जैक्ट, इंडियन पार्टी इसको क्या देगी, गारंटी दे देगी कि इस गारंटी को सिक्योर करने के लिए, गारंटी 1 को सिक्योर करने के लिए इंडियन पार्टी ने क्या दी, गारंटी 2 दी। तो जो ये गारंटी 2 दी गई ये भी क्या बनेगी, फाइनेंशियल कमिटमेंट का ही पार्ट बन जाने वाला है। इसके अंदर जब भी हम फाइनेंशियल कमिटमेंट वाली जो लिमिट देखेंगे इस चीज को भी हम क्या करेंगे, उस चीज के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये तो कि आपने कोई नॉर्मल गारंटी दी, उसके अलावा अगर आपने कोई दे रखी है परफॉर्मेंस गारंटी, तो परफॉर्मेंस गारंटी का जो भी 50% का अमाउंट होगा वो भी आपको क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है। इसके अंदर आपने ये चीज देखनी है कि सपोज आपने परफॉर्मेंस गारंटी इशू कर दी। परफॉर्मेंस गारंटी बेसिकली क्या होती है कि अगर इस पार्टी ने ये परफॉर्म नहीं करा, जो उसको कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो भी टास्क दिया गया था, तो उसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, आपको इतना डैमेजेस या पैसा पे करेंगे, ठीक है। तो जब परफॉर्मेंस गारंटी दी गई तो हमने ये देखना है कि अगर परफॉर्मेंस गारंटी ब्रीच हो जाती है कि हमें गारंटी पे करनी पड़ती है, तो कहीं ये तो नहीं हो रहा है ये हमारी लिमिट जो है वो ब्रीच हो जाए। अगर ऐसा केस हो रहा है कि आपकी लिमिट ब्रीच हो सकती है तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, आरबीआई की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। इन केस अगर वो आपकी लिमिट आपको लगता है ब्रीच नहीं होगी तो आपको प्रायर परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अंदर एक ये चीज आती है कि जो भी हमें ऊपर पढ़ा था कि 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ कंपल्सरी एंड मैंडेटरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर भी फाइनेंशियल कमिटमेंट का पार्ट होते हैं। उसके रिलेटेड एक पॉइंट दिया गया है कि जो कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको एट पार विद इक्विटी शेयर्स ही ट्रीट किया जाता है। मतलब कि जो फीचर्स इक्विटी शेयर्स के हम मानते हैं सेम फीचर्स हम कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के मानते हैं। रीजन बीइंग जो शेयर ही है जो कंपल्सरी कन्वर्टेबल होने वाला है, मतलब कंपल्सरी कन्वर्टेबल किस में होगा, इक्विटी में होगा। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो कंपल्सरी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे,
इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या जो भी अपनी कमिटमेंट्स कर रहे हैं उसके अंदर कुछ हमने क्या चीजें, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ चीजों को हमने ध्यान रखते हुए चलना है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या आती है, कोई भी इंडियन पार्टी अगर उसने लोन दिया या गारंटी दिया अपने जॉइंट वेंचर को जो ओवरसीज में, ओवरसीज जॉइंट वेंचर या होली ओन्ड सब्सिडरी को, जिसके अंदर उसकी इक्विटी पार्टी जिसके अंदर उसकी इक्विटी पार्टिसिपेशन है, वो उसको लोन क्या कर सकती है, प्रोवाइड कर सकती है। बट अगर कोई ऐसी अगर इंडियन कंपनी या इंडियन पार्टी किसी ऐसे ओवरसीज जॉइंट वेंचर या होली ओन्ड सब्सिडरी को लोन देना चाहती है जिसके अंदर उसकी इक्विटी पार्टिसिपेशन नहीं है, तो इक्विटी जो पार्टिसिपेशन अगर नहीं है तो उसको किसके थ्रू जाना पड़ेगा, अप्रूवल रूट के थ्रू जाना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर इक्विटी पार्टिसिपेशन है मतलब उसके इक्विटी शेयर्स हैं उसके पास, उस केस के अंदर अप्रूवल की आपको जरूरत नहीं है। बट अगर इक्विटी शेयर्स नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल रूट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ठीक है, जो इंडियन पार्टीज हैं वो किसी भी तरीके की गारंटी प्रोवाइड कर सकती हैं। गारंटी में भी प्राइमरी कोलेट्रल, प्रमोटर कंपनी की गारंटी हो सकती है, गारंटी बाय द ग्रुप कंपनी हो सकती है, किसी भी तरीके की गारंटी प्रोवाइड करी जा सकती है। बट उसके अंदर जो भी कंडीशंस है आपको क्या करनी है, उसको फुलफिल करना है। ठीक है, अगर आपने कोई भी किसी भी तरीके की कॉर्पोरेट गारंटी दी है तो ये सारी कॉर्पोरेट गारंटीज आपने क्या करनी है, आरबीआई को रिपोर्ट करनी है। रिपोर्ट क्या करनी है, फॉर्म ओडीआई पार्ट 2। हमने जो ऊपर फॉर्म ओडीआई देखा था कि अगर किसी बंदे को इन्वेस्टमेंट करनी है तो फॉर्म ओडीआई बेसिकली सबमिट करना पड़ता है। तो फॉर्म ओडीआई आपको फॉर्म ओडीआई के पार्ट 2 के अंदर आपको इन गारंटीज के बारे में बताना है। उसके अलावा जो इंडियन पार्टी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है वो आरबीआई की एक्सपोर्टर्स क्वेश्चन लिस्ट या किसी भी कंपनी कोई भी कंपनी की जैसे क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी हमने पढ़ी थी 4 जिसको आरबीआई ने लाइसेंस दे रखा है, वो टाइम टू टाइम पे रिपोर्ट निकालती है। उनकी डिफॉल्ट लिस्ट में वो कंपनी नहीं होनी चाहिए, आरबीआई की क्वेश्चन लिस्ट के अंदर नहीं होनी चाहिए, या किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा उनके ऊपर क्या नहीं चल रही होनी चाहिए, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चलती होनी चाहिए। बेसिकली वो कंपनी का जो पूरा वर्क है वो लेजिटिमेट होना चाहिए। उसके बाद जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे वो सिर्फ एक ही ब्रांच, ऑथराइज्ड डीलर की सिर्फ एक ही ब्रांच से क्या होंगी, रूट होंगी। जो सारी ट्रांजेक्शन है आपको उसी के थ्रू क्या करनी है, सारी परफॉर्म करनी है। ठीक है, इन केस आप जो किसी भी फॉरेन कंपनी है उसके शेयर ज्यादा फुली एक्वायर कर रहे हो, पार्शली एक्वायर कर रहे हो, बट एंड उनकी जो वैल्यू है यूएसडी 5 मिलियन से ज्यादा है, मतलब $5 मिलियन से ज्यादा की अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उन शेयर्स की जो वैल्यू है आपको क्या करवानी पड़ेगी, किसी वैल्यूअर से वैल्यूएशन उनकी करवानी पड़ेगी। वो वैल्यूअर कौन होगा, कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड हो, या इन्वेस्टमेंट बैंकर आउटसाइड इंडिया जो वहां की अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड हो, आप उससे क्या करा सकते हो, उस चीज की वैल्यूएशन करा सकते हो। बाकी सब केसेस के अंदर आपको क्या कराना है, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीपीए से आपको क्या करानी है, अपनी वैल्यूएशन करवानी है। बेसिकली अगर आपकी इन्वेस्टमेंट $5 मिलियन से ऊपर है तो आप अपने मर्चेंट बैंकर, चाहे मर्चेंट बैंकर इंडिया का हो तो इंडिया में तो सेबी से रजिस्टर्ड हो, किसी और कंट्री का तो जो कंट्री का रेगुलेटर उसके साथ वो रजिस्टर्ड हो, उससे आप क्या करा सकते हो, वैल्यू करवा सकते हो। बाकी सभी केसेस के अंदर आपको क्या करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या सीपीए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट से क्या करानी है, आपकी वैल्यूएशन करवानी है। ठीक है, इन केस जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो स्वैप ऑफ शेयर्स के थ्रू हो रही है, उसके अंदर भी आपको क्या करना है, कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर से उसकी क्या करानी है, वैल्यूएशन करानी है। अगर वो बाहर का तो वो बंदा इन्वेस्टमेंट बैंकर बाहर का भी हो सकता है, बट वहां की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी वो भी उसके साथ रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इन शॉर्ट आपको जो वैल्यूएशन करानी है किसी रजिस्टर्ड बंदे से ही करवानी है। ठीक है, इन केस ऑफ स्वैप ऑफ शेयर्स आपको एफपीआईपीबी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी ही पड़ेगी, उनके अप्रूवल के बिना ये चीज आप नहीं कर सकते। स्वैप ऑफ शेयर्स बेसिकली क्या होता है, सपोज कंपनी ए है, कंपनी बी है, ठीक है, कंपनी बी ए के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो कंपनी ए क्या करती है, कंपनी ए के जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उनको क्या करेगी, अपने शेयर इशू कर देगी, शेयर्स ऑफ बी इन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स ऑफ ए। तो बेसिकली क्या हुआ, अपने शेयर्स देके उसने दूसरी वाली कंपनी के क्या कर लिए, शेयर खरीद लिए, दैट इज स्वैप ऑफ शेयर्स। तो अगर आप ऐसी ट्रांजेक्शन कर रहे हो आपको क्या लेनी पड़ेगी, एफआईपीबी की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी जो फर्म है, जो आप इंडियन पार्टी है वो पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, एंड जो पार्टनरशिप फर्म है जो इन्वेस्टमेंट किसने करनी है, पूरी की पूरी फर्म ने ही फंड करनी है। पार्टनरशिप फर्म इन्वेस्टमेंट फर्म ही करना चाहती है, तो जो इंडिविजुअल पार्टनर्स हैं वो क्या करेंगे, फर्म के बिहाफ पे शेयर्स होल्ड कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि जिस कंट्री के अंदर जॉइंट वेंचर है, होली ओन्ड सब्सिडरी रजिस्टर्ड है, वहां की जो रिक्वायरमेंट्स है इस चीज को रोकती ना हो। तो अगर पार्टनरशिप फर्म है एंड रिक्वायरमेंट्स परमिट करती हैं तो इंडिविजुअल जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे क्या कर सकते हैं, शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो भी इंडियन पार्टीज हैं वो फॉरेन कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन एक्सचेंज ऑफ एडीआर्स एंड जीडीआर्स। एडीआर्स एंड जीडीआर्स बेसिकली क्या होता है, डिपॉजिटरी रिसिट्स होती हैं। जीडीआर की फॉर्म होती है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट। एडीआर्स भी एक काइंड ऑफ डिपॉजिटरी रिसिट्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक कंट्री। इसके अंदर क्या है कि एक स्कीम लॉन्च हुई थी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड ऑर्डिनरी शेयर स्कीम इन 1993।
वो टाइम टू टाइम पे अपडेट होती रहती है। उसके उसके अंडर क्या कर सकते हैं हम, एडीआर और जीडीआर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने एडीआर जीडीआर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप उसके एक्सचेंज के अंदर भी क्या कर सकते हो, कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो। तो ये था कि आप किस किस तरीके से क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके अंदर अगर आपने जो भी कोई एक्विजिशन करी है तो उस एक्विजिशन की जो आपको डिटेल है वो फॉर्म ओडीआई के अंदर आप किसको प्रोवाइड करानी है, ऑथराइज डीलर को प्रोवाइड करानी है। जो ऑथराइज डीलर बैंक है वो क्या करेगा, आरबीआई को सबमिट करेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द ट्रांजेक्शन। तो बेसिकली जिस दिन ट्रांजेक्शन हो उसके 30 दिन के अंदर अंदर इंडियन पार्टी अपनी ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट देगी एडी बैंक को। एडी बैंक क्या करेगा, उसको क्या कर देगा, आरबीआई को सबमिट कर देगा। ठीक है। नाउ विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक कंट्रीज, हमने ऊपर भी पढ़ा था नेपाल और भूटान के लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंडियन रुपीज। पाकिस्तान और बांग्लादेश वालों को क्या करनी पड़ेगी, स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। सेम हम यहाँ पढ़ रहे हैं, नेपाल वाले इंडियन रुपीज में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, सिर्फ इंडियन रुपीज में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। भूटान वाले लोग इंडियन रुपीज में भी कर सकते हैं एंड फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पाकिस्तान का अगर कोई पर्सन इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इंडिया के अंदर तो उसको क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल रूट के थ्रू ही जाना पड़ेगा, बिना अप्रूवल रूट के आप नहीं जा सकते। ठीक है। सेम जो वो हमने पॉइंट पढ़ा था वो क्या था कि अगर कोई बंदा इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, ये हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं ये बेसिकली है कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है इन कंट्रीज के अंदर। जैसे नेपाल में करनी है तो आप इंडियन रुपीज में कर सकते हो, भूटान में करनी है तो आप इंडियन रुपीज एंड फुली कन्वर्टेबल करेंसीज में भी कर सकते हो। पाकिस्तान के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, सेम जैसे हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है। इसके अंदर एक ये कंडीशन आती है कि अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज के अंदर करी है, या आपको जो पैसा रिसीव हुआ है वो फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी के अंदर रिसीव हुआ है, वो किसी भी तरीके का पैसा हो सकता है। हो सकता है आपको इन्वेस्टमेंट के बदले मिला हो, या आप अपने जो एसेट्स है उसको बेचा हो उसके अगेंस्ट आपको मिला हो। वो सारा का सारा पैसा आपको क्या करना है, इंडिया के अंदर वापस लेके आना है। इंडिया के अंदर वापस किसके अंदर लेके आना है, फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसीज के अंदर ही लेके आना है। रीजन मीन क्या है, हम अपने फॉरेक्स रिजर्व अच्छे करना चाहते हैं तो हम यही परमिट कर रहे हैं कि आपको जो पैसा है वो फॉरेन किसके अंदर लेके आना है, फॉरेन करेंसी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज के अंदर ही अपने पास लेके आना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है ये ऑटोमेटिक रूट के थ्रू ही हम पढ़ रहे हैं, दैट इज इशू ऑफ गारंटी बाय एन इंडियन पार्टी टू द स्टेप डाउन सब्सिडरी ऑफ जॉइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडरी। स्टेप्स डाउन सब्सिडरी बेसिकली वही होती है, मैं पहले भी समझा चुका हूं, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सपोज ए इज अ पेरेंट कंपनी, ठीक है। ए की आगे एक सब्सिडरी है एबीसी कंपनी, एबीसी की एक आगे सब्सिडरी है एबीसी की आगे सब्सिडरी है डीएफ कंपनी। तो जो डीएफ कंपनी है वो एबीसी की क्या है, सब्सिडरी है, बट डीईएफ जो ए की है वो क्या है, स्टेप डाउन सब्सिडरी है। कि डायरेक्ट सब्सिडरी ना होकर बीच में एक स्टेप है उसके बाद वो सब्सिडरी है, दिस इज नोन एज स्टेप डाउन सब्सिडरी। उस केस में क्या आप गारंटीज इशू कर सकते हो, हम उसको क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। ठीक है। तो आप जो है कॉर्पोरेट गारंटीज इशू कर सकते हो अगर तो वो है आपकी फर्स्ट लेवल की स्टेप डाउन सब्सिडरी। उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप अपनी लिमिट्स को देखो एंड विदाउट अप्रूवल क्या कर सकते हो, आप उसको गारंटी इशू कर सकते हो। बट जो आपने गारंटी इशू करी है, जैसे हमने पढ़ा था फॉर्म ओडीआई पार्ट 2 के अंदर, उसको क्या करना है, आपने रिपोर्ट करना है। बट अगर जो ये सब्सिडरी है वो सेकंड जनरेशन की है या सेकंड लेवल की है, उसके अंदर अगर आपको परमिशन देनी, उसके अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको अप्रूवल रूट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल बेसिकली क्या है, जैसे हमने एक एग्जांपल में देखा एबीसी, उसकी जो सब्सिडरी है डीईएफ, सपोज डीईएफ की भी आगे एक सब्सिडरी है जीएचएल, ठीक है, सब्सिडरी। ठीक है। तो ये ए की भी क्या हुई, स्टेप डाउन सब्सिडरी। बट इसके अंदर बेसिकली क्या है कि 2 स्टेप ऐड हो गए, तो ये क्या होगा, फर्स्ट लेवल की और ये होगी सेकंड लेवल की। तो इसके अंदर अगर इस एग्जांपल में अगर जो ए है वो डीईएफ लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसको गारंटी देना चाहता है बेसिकली, तो उसको विदाउट अप्रूवल दे सकता है। बट अगर उसको जीएचएल के अगेंस्ट गारंटी प्रोवाइड करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ अप्रूवल रूट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। वो विदाउट अप्रूवल रूट के जाए बिना उनको गारंटी प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या है कि सेकंड लेवल की सब्सिडरी बन चुकी है। ठीक है। उसके अंदर एक और कंडीशन ये है कि जो इंडियन पार्टी है उसका इनडायरेक्टली 50% से ज्यादा स्टेक उसके अंदर होना चाहिए, ओवरसीज सब्सिडरी के अंदर होना चाहिए, तभी आप क्या सकते हो, अप्रूवल रूट के थ्रू जा सकते हो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल कमिटमेंट थ्रू स्पेशल पर्पस व्हीकल, क्या हम स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आंसर इज यस। ऑटोमेटिक रूट के थ्रू उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमने सिर्फ एक यही चीज चेक करनी है कि जो आरबीआई की क्वेश्चन लिस्ट है उसके अंदर वो पार्ट इंडियन पार्टी ना आती हो, इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर कोई ना चल रही हो, या कोई भी लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर जो आती है उसके अंदर वो पार्टी नहीं आनी चाहिए। इन केस इंडियन पार्टी जिसका नाम डिफॉल्टर लिस्ट के अंदर आ रहा है उसको अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसको क्या करनी पड़ेगी, आरबीआई की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। विदाउट द अप्रूवल ऑफ आरबीआई वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट इन इनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज ओवरसीज इन ऑयल सेक्टर, मतलब फॉरेन के अंदर ऐसी एंटिटीज जो एक तो इनकॉर्पोरेटेड है एंड वो ऑयल सेक्टर के अंदर डील कर रही है। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास नवरत्न पीएसयूज है, मतलब 9 पीएसयूज है हमारे, जिनको नवरत्न पीएसयूज बोला जाता है, वो
ओएनजीसी विदेश लिमिटेड एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये क्या कर सकते हैं, एडी 1 कैटेगरी ब्रांच के पास जाएंगे, बिना किसी अप्रूवल के, बिना किसी लिमिट के क्या कर सकते हैं, अब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बट उन्हें ये चीज ध्यान रखनी है कि वो अपनी कंसर्न अथॉरिटी से क्या ले ले, परमिशन ले ले। लाइक जैसे पेट्रोलियम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, पेट्रोलियम अथॉरिटी से क्या लेनी पड़ेगी, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये बात हुई इन 3 एंटिटीज की, नवरत्न, पीएसयूज, ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया। उसके अलावा अगर आप और इंडियन कंपनीज है वो परमिट करना चाहती हैं तो वो भी ऑटोमेटिक रूट के थ्रू क्या कर सकती हैं, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। उसके अंदर हमने सिर्फ ये कंडीशन क्या देखनी है कि जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो इन चीज़ों से डील करते हैं, लाइक ऑयल से डील करते हैं, उनकी अप्रूवल हो। सेकंड, जो भी कंपनी के बोर्ड है उनके हमें बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी लेनी है कि उन्होंने इस इन्वेस्टमेंट को क्या करा है, अप्रूव करा है। थर्ड चीज हमने इसके अंदर क्या चेक करनी है कि जो भी आरबीआई के द्वारा लिमिट्स प्रिस्क्राइब करी गई हैं, सारी इन्वेस्टमेंट उस लिमिट्स के अंदर। ठीक है, ऑयल सेक्टर के अंदर ये 3 पार्टीज इन्वेस्ट कर सकती है, सिर्फ ये चेक करना है कि जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके हमें परमिशन हो। बाकी इंडियन कंपनीज भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं थ्रू ऑटोमेटिक रूट। उसके अंदर हमने क्या चेक करना है, बोर्ड ने इन्वेस्टमेंट अप्रूव करी हो, इन्वेस्टमेंट लिमिट के अंदर हो, और जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसने क्या करी हो, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करा हो, इस प्रपोजल की परमिशन दे दी गई हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ सबमरीन केबल व्हीकल्स अंडर द ऑटोमेटिक रूट। ठीक है, जैसे हम इंटरनेट यूज करते हैं तो इंटरनेट यूज करने के लिए क्या है, सी के अंदर से काफी लार्ज केबल्स आती हैं, तो लाइक यूएसए से इंडिया के अंदर केबल्स आती हैं, तो उसकी कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस के लिए अंदर जो अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसकी हम इस चीज के अंदर क्या करने वाला है, डिस्कस करने वाला है। इंडियन कंपनीज बाकी कंपनीज के साथ को ओनरशिप बेसिस पे या किसी भी तरीके से इन केबल लाइंस को कंस्ट्रक्ट करने एंड मेंटेन करने का क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। एडी कैटेगरी 1 ब्रांच है, वो कोई भी इस तरह की रेमिटेंस है उसको क्या करेगा, परमिट करेगा। बट उसके अंदर हमने सिर्फ ये चेक करना है कि क्योंकि जो ये टेलीकम्युनिकेशन लाइंस हो गई, तो इसके साथ डील कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कोई भी तरीके के जो भी अथॉरिटी है, हमने उससे क्या लेना है, प्रॉपर बेसिकली लाइसेंस लेना है। सेकंड, हमने ये चेक करना है कि बोर्ड ने क्या करी हो, इस इन्वेस्टमेंट को अप्रूव करा हो। ठीक है, ये जो भी ट्रांजेक्शन होंगी वो क्या करना है, एडी 1 कैटेगरी 1 ब्रांच को ओडीआई फॉर्म के अंदर क्या करनी है, रिपोर्ट करनी है, आरबीआई को क्या करना है, सबमिट करवाना है। एंड आरबीआई बेसिकली क्या करेगा, उसके अगेंस्ट एक यूआईएन जो हमने पढ़ा था, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसको क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। इसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल हो सकती है दैट इज रिलायंस। रिलायंस बेसिकली क्या करती है, रिलायंस भी जो सबमरीन केबल्स एंड सिस्टम्स को क्या कर रही है, अभी मेंटेन कर रही है, तो उन्होंने वो भी क्या करा, इस रूट के थ्रू गए, उसके थ्रू उन्होंने क्या करी, इन्वेस्टमेंट करी। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज मेथड्स ऑफ फंडिंग, कि हमने जब बाहर इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए हम क्या क्या फंडिंग यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए जो भी हमारा एडी बैंक था उसके साथ हमने जो भी फॉरेन एक्सचेंज रखा था उसकी विड्रॉल हम करवा सकते हैं, अपने एक्सपोर्ट्स को कैपिटलाइज करा जा सकता है, स्वैप ऑफ शेयर्स करे जा सकते हैं। हमने जो ईसीबीज लिए हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स लिए हैं, या फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स लिए, उनको कन्वर्ट करवाया जा सकता है, उनकी प्रोसीड से क्या करी जा सकती है, इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है। एडीआर जीडीआर जो हमने अभी देखे थे स्कीम के अंदर थे, उसके अंदर भी क्या कर सकते हैं, हम उनको एक्सचेंज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा ईएफसी अकाउंट होता है, इट इज ऑल्सो फॉरेन करेंसी अकाउंट। इंडियन पार्टी का ईएफसी अकाउंट हो, या उन्होंने एडीआर जीडीआर इशू करके कोई पैसा रेस करो, फॉरेन करेंसी रेस करी हो, उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो ये 6th और 7th पॉइंट है दैट इज कि ईएफसी वाला पॉइंट या एडीआर जीडीआर इशू करके हमने जो पैसा लिया उसके अंदर जो है क्या लिमिट्स, वो जो हमने फाइनेंशियल कमिटमेंट वाली लिमिट्स लगती थी, नेटवर्थ वाली 400% वाली, वो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। इन दोनों के ऊपर वो 400% वाली लिमिट नहीं लगती, उसके बिना भी आप उससे ज्यादा भी आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा हमने जनरल परमिशन पढ़ी ली थी किस किस के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आरएफसी अकाउंट के थ्रू, बोनस शेयर्स, आपको जो शेयर्स थे उसके अगेंस्ट आपको बोनस शेयर्स मिल गए, या अगर आप परमानेंट रेजिडेंट नहीं हो तो आपके जो बाहर फॉरेन रिसोर्सेज पड़े उसके अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल सेक्टर, कि कोई भी ऐसी एंटिटी इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है, क्या वो बाहर इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सेक्टर में कर सकती है, हाँ कर सकती है, बट उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ एडिशनल कंडीशंस का फॉलो करना पड़ेगा। एडिशनल कंडीशन कौन सी है, सबसे पहली, जो भी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के अंदर डील कर रही है इंडियन पार्टी, वो इंडिया के अंदर रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। सेकंड, वो पिछले 3 साल के अंदर क्या होनी चाहिए, प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, उनके पास नेट प्रॉफिट आना चाहिए। थर्ड, उन्होंने इंडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड जिस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी उससे क्या लेनी है, अप्रूवल लेनी है। उसके बाद जो भी उनके नॉर्म्स दिए गए हैं विद रिगार्ड्स टू कैपिटल एडुकेसी या रिस्क मैनेजमेंट, उनको वो क्या करे, वो नॉर्म्स उन्होंने क्या करे हो, फॉलो करे हो। तो अगर ये 4 कंडीशंस आप फॉलो करते हो तो आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई भी एंटिटी इंडियन पार्टी एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहती है जॉइंट वेंचर होली ओन्ड सब्सिडरी के अंदर या सब स्टेप डाउन सब्सिडरी के अंदर, उसको भी क्या करनी पड़ेगी, सारी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए तो करनी ही करनी है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी क्या करनी है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, जो रेगुलेटरी एंटिटीज हैं वो
अबव जो गाइडलाइन हमने पढ़ी उनके कंप्लाई करके क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। उन्हें कोई भी एक्टिविटी अगर परफॉर्म करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। जो एंटिटीज है जो अनरेगुलेटेड है वो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर सकती हैं, बट उन्हें क्या करना पड़ेगा, रेगुलेशन 6 जो हम ऊपर पढ़ के आया था उसकी सारी की सारी कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। उसके अलावा अगर एक कोई भी कंपनी है, इंडियन पार्टी है, वो कमोडिटीज एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको भी हम क्या मानेंगे कि वो फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज के अंदर ही डील कर रही है, एंड उसको सेबी से क्या लेनी पड़ेगी, क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है अप्रूवल ऑफ द रिजर्व बैंक। ये हम किस में मूव कर गए, हम अप्रूवल रूट के अंदर मूव कर रहे हैं। जो हमने केसेस पढ़े, इसके अलावा अगर हम कोई भी केसेस के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके लिए हमें क्या लेनी पड़ेगी, आरबीआई से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अप्रूवल बेसिकली ली कैसे जाती है, हम अपने जो हमारा ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 ब्रांच होगी उसके पास जाके क्या करेंगे, फॉर्म ओडीआई प्रोवाइड करेंगे एंड जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी एनक्लोजर है उनको प्रोवाइड करेंगे। एडी बैंक ब्रांच क्या करेगा, उस चीज को आरबीआई को फॉरवर्ड करेगा, आरबीआई उसका यूएन प्रोवाइड करेगा एंड उसके बेसिस पे क्या करेगा, अगर हमें अप्रूवल मिलनी होगी हमें क्या मिल जाएगी, अप्रूवल मिल जाएगी। ठीक है। जो रिजर्व बैंक है वो क्या क्या चीजें देखेगा, सबसे पहले तो जो भी हमारा जो जॉइंट वेंचर या होली ओन्ड सब्सिडरी है इंडिया के बाहर, वो क्या हो, प्राइमा फेसी वायबल हो। प्राइमा फेसी वायबल मतलब कि वो चलने के भी लायक हो, ऐसा ना हो कि आप इन्वेस्टमेंट करो और वो डूब जाए। उसकी जो वायबिलिटी है उसको क्या करेगा, आरबीआई चेक करेगा। सेकंड, अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, इन्वेस्टमेंट करने से एक्सटर्नल ट्रेड पे क्या कंट्रीब्यूशन आने वाला है और उसके अदर बेनिफिट्स क्या होने वाला है, उस चीज को भी क्या करेगी, आरबीआई चेक करेगी। उसके अलावा जो भी इंडियन पार्टी है एंड जो फॉरेन पार्टी है उनके बिजनेस रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल पोजीशन को भी क्या करा जाएगा, चेक करा जाएगा। जो भी इंडियन पार्टी थी उसकी एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस को भी क्या करा जाएगा, चेक करा जाएगा। कि बेसिकली अगर आप जैसे सपोज कंपनी ए है, वो कंपनी बी के साथ जॉइंट वेंचर कर रही है ओवरसीज के अंदर, तो उनकी दोनों की बेसिकली एक्सपर्टीज चेक करी जाएगी कि अगर सपोज बी काम कर रही है स्टील सेक्टर में, ए काम कर रहा है सपोज सोप मैन्युफैक्चरिंग में, तो ए काम कर रहा है सोप मैन्युफैक्चरिंग में, वो बी के साथ जॉइंट वेंचर कर रहा है स्टील के अंदर, तो बेसिकली दोनों की एक्सपर्टीज मैच नहीं करती। इन चीजों को भी क्या करा जाएगा, आरबीआई के द्वारा चेक करा जाएगा। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन नेचुरल एंड एनर्जी एंड नेचुरल सेक्टर, जॉइंट वेंचर्स एंड होली ओन्ड सब्सिडरीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो कि एनर्जी और नेचुरल सेक्टर्स के अंदर डील करती है, आरबीआई ऐसे एप्लीकेशंस को भी कंसिडर करेगा। ठीक है। बेसिकली करना वही है, इसके ऊपर भी हम वो लिमिट देखेंगे 400% वाली और यूएस 1 बिलियन विच एवरेज लेस, उस लिमिट से अंदर क्या करनी है, हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आरबीआई की क्या लेनी पड़ेगी, आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। एडी कैटेगरी 1 ब्रांच क्या करेगी, हमने बेसिकली करना प्रोसीजर सबका सेम है। जाओ एडी कैटेगरी के पास, एडी ब्रांच के पास, उसको ओडीआई फॉर्म दो, अपने डॉक्यूमेंट्स दो और वो क्या करेगा, आरबीआई को सबमिट करेगा। आरबीआई क्या करेगा, अपनी सारी प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग देखेगा कि हमें उसे परमिशन देनी है या नहीं देनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय प्रोप्राइटरी कंसर्न। इसको हम आगे कहने वाले हैं आरआई भी बोल सकते हैं, रेजिडेंट इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली दो पार्ट्स हमने पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट वाज इंडियन पार्टी में हमने 4 चीजें इंक्लूड करी थी, फिर से कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, एनी बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर लॉ। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय प्रोप्राइटरी कंसर्न, कि कोई प्रोप्राइटरी कंसर्न है वो क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है ओवरसीज के अंदर। ठीक है। तो जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है बाय प्रोप्राइटरी कंसर्न या अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म इन इंडिया, जो तो रजिस्टर्ड होगी वो इंडियन पार्टी की डेफिनेशन के अंदर आती है, जो रजिस्टर्ड नहीं है वो हम इसको यहाँ पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर भी कुछ कंडीशंस है, वो जा किसके थ्रू सकते हैं, सिर्फ अप्रूवल रूट के थ्रू ही जा सकते हैं, वो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अप्रूवल रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट उसके अंदर कंडीशन क्या है, सबसे पहले दे शुड बी क्लासिफाइड एज अ स्टेटस होल्डर। जो हमारी इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, इंडियन की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इशू कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, टाइम टू टाइम पे अपडेट करती रहती है। उसके अंदर क्या है, कुछ प्रोप्राइटरी कंसर्न्स को क्या किया जाता है, स्टेटस होल्डर की तरह क्लासिफाई किया जाता है। तो अगर आपको फॉरेन के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप क्या होने चाहिए, स्टेटस होल्डर होने चाहिए। उसके बाद आपका जो है प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड मतलब कि आपके पिछले 3 साल के अंदर जितनी एवरेज एक्सपोर्ट रियलाइजेशन थी उसका 10% से ज्यादा आपकी एक्सपोर्ट आउटस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक्सपोर्ट रियलाइजेशन मतलब आपने कितना पैसा एक्सपोर्ट से कमाया, मतलब आपने पिछले 3 साल में एक्सपोर्ट वाले लोगों से सपोज 100 करोड़ रुपीज आपने क्या करे, रिसीव करे, तो किसी भी टाइम पे आपकी 10% यानी 10 करोड़ से ज्यादा क्या नहीं होनी चाहिए, आपकी एक्सपोर्ट आउटस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो एडी बैंक है, ऑथराइज्ड डीलर बैंक है, वो ये भी चेक करेगा कि जो भी प्रोप्राइटरी कंसर्न है वो क्या हो, केवाईसी कंप्लायंट हो। केवाईसी जो हमने नो ईयर कस्टमर के नॉर्म्स पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे उन्होंने क्या करे, उनको कंप्लाई करा हो। उसके बाद हमने ये भी चेक करना है कि जो भी प्रोप्राइटरी कंसर्न है या अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है वो किसी भी तरीके से एडवर्स लिस्ट में ना आती हो, उनके अगेंस्ट कोई भी तरीके की इन्वेस्टिगेशन ना चल रही हो, किसी भी तरीके की एक्सपोर्टर क्वेश्चन लिस्ट में ना आ रही हो, किसी भी तरीके की लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर्स के अंदर वो पार्टी का नाम नहीं आना चाहिए। ओके। उसके बाद ये तो हुई कुछ कंडीशंस। अब ये कंडीशन उसके लिए है कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकते हो।
तो जो आपकी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो आपके पिछले 3 साल की एक्सपोर्ट रियलाइजेशन का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या जो आपके नेट ऑन फंड्स है प्रोप्राइटरी कंसर्न्स के उसके 200% से वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, जो आपकी एक्सपोर्ट रियलाइजेशन से पिछले 3 साल की उसका एवरेज उसका 10% लोगे, एंड अपनी जो नेट ऑन फंड है उसका 200% लोगे। दोनों में से जो चीज लोअर होगी उससे ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, वो आपके ऊपर क्या लग जाएगी, उस अमाउंट की कैपिंग कर दी जाएगी। ठीक है, जो भी प्रोप्राइटरी कंसर्न इन्वेस्टमेंट करना चाहती है वो क्या करेगी, ओडीआई को एप्लीकेशन फॉर्म ओडीआई भरेगी, आरबीआई को क्या करेगी, फॉरवर्ड करेगी, एडी ब्रांच को देगी। एडी ब्रांच क्या करेगी, एप्लीकेशन किसको देगा, रिजर्व बैंक को देगा। बट एडी ब्रांच ये देखेगा कि जो हमने अभी 5 कंडीशंस पढ़ी हैं कि स्टेटस होल्डर होना चाहिए, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इतनी होनी चाहिए, केवीसी कंप्लायंस होना चाहिए, एडवांस लिस्ट में नहीं आना चाहिए, वो सब चीजों को देखेगा एडी कैटेगरी 1 ब्रांच, एंड उसके बाद क्या करेगा, आरबीआई को वो चीज फॉरवर्ड कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय द रजिस्टर्ड ट्रस्ट या रजिस्टर्ड सोसाइटी। अगर कोई भी ट्रस्ट रजिस्टर्ड है सोसाइटी, वो भी क्या कर सकती है, फॉरेन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती है। बट उसके लिए क्या लेनी पड़ेगी, उनको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अप्रूवल के लिए आप सेम चीज चेक करोगे, एडी कैटेगरी ब्रांच को दोगे, एडी कैटेगरी ब्रांच सब चीजों को कंप्लायंस देखेगी कि टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो हो रही है नहीं हो रही, उसके ऊपर अपने क्या करेगा, कमेंट्स प्रोवाइड करेगा, एंड जो आपकी एप्लीकेशन है उसको आरबीआई को क्या कर दिया जाएगा, फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हम देख रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन सी ऐसी ट्रस्ट है एंड कौन सी ऐसी सोसाइटीज हैं जो बेसिकली एलिजिबल है टू इन्वेस्ट इन ओवरसीज। तो उसके लिए ट्रस्ट की सबसे पहली कंडीशन क्या आती है कि जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। सेकंड, जो ट्रस्ट की ट्रस्ट डीड होती है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ये परमिट होनी चाहिए, उसके अंदर हम जो भी इन्वेस्टमेंट ओवरसीज करना चाहते हैं उसके अगेंस्ट उसके अंदर क्लोजेस नहीं होने चाहिए, वो उसकी क्या होनी चाहिए, परमिशन होनी चाहिए। थर्ड, ट्रस्ट की जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप डीड होती है, उसके अंदर पार्टनर्स होते हैं, ट्रस्ट के अंदर ट्रस्ट डीड होती है, उसके क्या होते हैं, ट्रस्टीज होते हैं। तो हमने पार्टनरशिप फॉर्म में पढ़ा था कि जो भी जैसे कंपनीज में हम पढ़ते थे कि जो भी इन्वेस्टमेंट है वो बोर्ड क्या करे, अप्रूव करे। सिमिलरली ट्रस्ट के अंदर क्या है, जो भी इन्वेस्टमेंट है वो ट्रस्टीज के द्वारा क्या होनी चाहिए, अप्रूव होनी चाहिए। उसके बाद ये सेम कंडीशन हम प्रोप्राइटरशिप में पढ़ गए हैं कि एडी ब्रांच को सेटिस्फाई करना है कि जो ट्रस्ट है वो क्या हो, केवाईसी कंप्लायंट हो। एंड ये भी हमने देखना है कि जो ट्रस्ट है वो एटलीस्ट 3 साल के लिए क्या हो, इन एग्जिस्टेंस हो। उसके अलावा वो सेम कंडीशन जो हम हर जगह पढ़ रहे हैं कि वो ट्रस्ट किसी भी एडवर्स नोटिस के अंदर नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कोई उसके अगेंस्ट कोई भी इन्वेस्टिगेशन चलती नहीं होनी चाहिए। ट्रस्ट और सोसाइटी के बेसिकली काफी कंडीशन सेम है, हम दोनों को एक बार कंपेयर करके पढ़ते हैं। ट्रस्ट रजिस्टर्ड होनी चाहिए, सिमिलरली सोसाइटीज भी क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, ट्रस्ट डीड इस चीज को परमिट करती है। सोसाइटीज के केस में क्या होता है, एमओएस मेमोरेंडम एसोसिएशन होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके अंदर भी क्या होनी चाहिए, वो परमिटेबल होनी चाहिए। हमने कहा था जो इन्वेस्टमेंट है वो अप्रूव्ड बाय ट्रस्टीज हो, ट्रस्ट सोसाइटी के केस में वो अप्रूव बाय गवर्निंग बॉडी है, जो भी काउंसिल है उसके द्वारा अप्रूव होनी चाहिए। केवाईसी कंप्लायंट ट्रस्ट होनी चाहिए, केवाईसी कंप्लायंट सोसाइटीज भी होनी चाहिए। ट्रस्ट एटलीस्ट 3 साल के लिए एग्जिस्टेंस में हो, सोसाइटी भी एटलीस्ट 3 साल के लिए एग्जिस्टेंस में हो। ट्रस्ट किसी भी एडवर्स नोटिस लिस्ट में नहीं आनी चाहिए, सिमिलरली सोसाइटी भी किसी एडवर्स लिस्ट में नहीं आनी चाहिए। तो बेसिकली क्या क्या चीजें हैं, एक रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उनकी जो भी डीड है या एमओ है उसके अंदर होनी चाहिए, जो भी उसके ट्रस्ट मेंबर्स हैं, ट्रस्टीज हैं, या जो भी उसकी काउंसिल है, गवर्निंग बॉडी हो, वो भी क्या करे, उसको अप्रूव करे। वो केवाईसी कंप्लायंट होनी चाहिए, पिछले 3 साल के लिए इन एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, और किसी भी तरीके की एडवर्स नोटिस के अंदर वो चीज नहीं आनी चाहिए। ओके, उसके अलावा कहीं भी अगर इनकेस आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, अप्रूवल चाहिए, कोई भी लाइसेंस चाहिए, तो आप क्या करोगे, आपको वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी लोकल अथॉरिटी से आपको परमिशन चाहिए, तो आप बिना परमिशन के क्या नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस वाज रिगार्डिंग जनरल इन्वेस्टमेंट, या किसी भी अगर इंडियन एंटिटी के बंदे ने फॉरेन के अंदर इन्वेस्टमेंट करी हो वो किस तरीके से कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज फॉरेन इंस्ट्रक्शन टू ऑथराइज डीलर बैंक, ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस टू ऑथराइज डीलर बैंक्स, की जो भी हमने ऑथराइज डीलर बैंक्स पढ़े कि एडी ब्रांच ये करेगा, ओडीआई फॉर्म भरेगा, सबमिट करेगा, उनको कुछ ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। सबसे पहले तो डेजिग्नेटेड ब्रांचेस फॉर इन्वेस्टमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए हर इंडियन पार्टी के लिए एक ब्रांच क्या कर दी जाएगी, डेजिग्नेट कर दी जाएगी, एंड जो भी ट्रांजेक्शन है वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन उसी डेजिग्नेटेड ब्रांच के थ्रू क्या होनी चाहिए, फॉर्म होनी चाहिए, सारी ट्रांजेक्शन उसी के थ्रू रूट होनी चाहिए। सेकंड, इंडियन पार्टीज एंड आरबीआई के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगी वो कम्युनिकेशन किसके थ्रू होगी, डेजिग्नेटेड ब्रांच के थ्रू होगी। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हम कह रहे हैं कि हमें परमिशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए, या हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली फॉर्म ओडीआई भर रहे हैं, एडी ब्रांच को दे रहे हैं, एडी ब्रांच आगे क्या कर रहा है, आरबीआई को सबमिट कर रहा है। आरबीआई के से अगर इनकेस अप्रूवल आती है तो वो एडी को पता लगता है, एडी हमें क्या करता है, फॉरवर्ड करता है। ठीक है, इसके अंदर हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है कि अगर हम चाहें, जो हमारा होम ब्रांच है, इंडियन पार्टी की जो ब्रांच है, उसका एडी कैटेगरी 1 ब्रांच अलग हो सकता है, एंड जो ओवरसीज के अंदर जॉइंट वेंचर या होली ओन्ड सब्सिडरी है उसका एडी कैटेगरी ब्रांच अलग हो सकता है। बट एडी ब्रांच को क्या करना है, पार्टी वाइज सभी तरीके के रिकॉर्ड्स बनाने हैं,
ताकि क्या करा जा सके, फॉलो प्रॉपरली करा जा सके। उसके बाद रेगुलेशन 6 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर फैमा 120/2004 आरबीआई, इसके आरबी इसके अंदर रहते हुए आपने क्या करनी है, सारी सारी इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, तो जो बैंक्स हैं उनको ऑथराइज किया गया कि वो इन्वेस्टमेंट को क्या कर सकते हैं, परमिट कर सकते हैं। बंदा क्या करता है, अपना ओडीआई फॉर्म देता है, उसके उसके साथ क्या देता है, फॉर्म A2 देता है, और उसके बेसिस पे क्या कर सकते हो, अपने जॉइंट वेंचर्स और होली ओन्ड सब्सिडरीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट उसके अंदर आपने ये इंश्योर कराना है कि जो भी रेगुलेशन 6 की रिक्वायरमेंट है उसको क्या किया जाए, पूरा किया जाए। उसके अलावा अगर जो इन्वेस्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर की जा रही है तो उसके ऊपर कौन सी लगती है, रेगुलेशन 7 लगती है। तो उसके अंदर आपने ये चेक करना है कि जो रेगुलेशन 7 है उसके क्या करा जाए, कंप्लायंस करा जाए। ठीक है, एंड इन केस आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो किसमें करनी है, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर करनी है। उसके अंदर हमने कहा था आपको दोनों साइड्स की अथॉरिटी से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एडी ब्रांच को ये भी चीज सर्टिफाई करनी है कि दोनों ब्रांचेस, दोनों रेगुलेटर से क्या ले ली गई है, परमिशन ले ली गई है। उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट अलाउ कर सकते हो। तो बेसिकली ऑथराइज्ड रिजर्व बैंक किस तरीके से ऑपरेट करेंगे, सबसे पहले हर इंडियन पार्टी के लिए, जॉइंट वेंचर के लिए क्या कर दिया जाएगा, एक डेजिग्नेट ब्रांच, एक ब्रांच को डेजिग्नेट कर दिया जाएगा। सारी की सारी ट्रांजेक्शन उसी ब्रांच के थ्रू क्या होनी चाहिए, रूट होनी चाहिए। जो भी कम्युनिकेशन होगी आरबीआई एंड इंडियन पार्टी के बीच में, वो सारी की सारी किसके थ्रू होंगी, डेजिग्नेटेड ब्रांच के थ्रू ही होंगी। हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है कि हमारा होम ब्रांच का ऑथराइज्ड डीलर कोई और हो सकता है एंड जॉइंट वेंचर का भी कोई और हो सकता है। उसके अलावा सारी चीजें जो होंगी नोटिफिकेशन 6 की, रेगुलेशन 6 की रिक्वायरमेंट के अंदर ही होंगी। इन केस फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके ऊपर लगती है रेगुलेशन 7, उसकी हमने क्या करनी है, कंप्लायंस को चेक करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज जनरल प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि आरबीआई ने क्या करा है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स जो हमने फॉर्म ओडीआई के अंदर एप्लीकेशन देनी होती है उसके लिए कुछ क्या करिए, गाइडलाइंस इशू करिए, कुछ प्रोसीजर गाइडलाइंस इशू करिए। तो उसके लिए क्या करा गया कि रिवाइज्ड फॉर्म ओडीआई निकाला गया। रिवाइज्ड फॉर्म ओडीआई में क्या था, सबसे पहले उसके अंदर पार्ट 1A था। पार्ट वन किस लिए था, उसके अंदर हम एप्लीकेशन दे रहे हैं ताकि हमें क्या प्रोवाइड कर दिया जाए, यूएन प्रोवाइड कर दिया जाए, क्योंकि यूएन के बेसिस पे क्या होगी, सारी जो रेमिटेंस एंड ट्रांजेक्शन उनकी रिपोर्टिंग होगी। पार्ट 1 के आगे 5 सेक्शन थे। उसके अंदर था सेक्शन A के अंदर डिटेल्स ऑफ द आईपी एंड आरआई। आईपी इज बेसिकली इंडियन पार्टी, आरआई इज रेजिडेंशियल इंडिविजुअल। तो आपको इंडियन पार्टी की डिटेल देनी है। उसके बाद जो भी आपका जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडरी है, स्टेप्ड डाउन सब्सिडरी है, उसकी कैपिटल स्ट्रक्चर या उसकी बाकी डिटेल्स की डिटेल्स का देनी है, सेक्शन B के अंदर देनी है। सेक्शन C के अंदर आपको जो भी उसके साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जो भी रेमिटेंस होंगे, जो भी फाइनेंशियल कमिटमेंट आपने प्रोवाइड करी है उसकी डिटेल देनी है। D के अंदर आपको क्या करनी है, डिक्लेरेशन प्रोवाइड करनी है। सेक्शन E के अंदर आपने क्या करना है, जो भी आपका इंडियन पार्टी होगी उसके स्टैट्यूटरी ऑडिटर से आपने क्या लेना है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। एंड रेजिडेंट इंडिविजुअल के केस में आपने क्या लेनी है, सेल्फ सर्टिफिकेशन उनसे लेनी है। उसके बाद जो फॉर्म ओडीआई है उसका पार्ट 2 जाता है। पार्ट 2 जाता है एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, कि आपने एनुअली किस तरीके से परफॉर्म करा जो आपने इन्वेस्टमेंट करी थी। पार्ट 3 के अंदर हम डिसइन्वेस्टमेंट की डिटेल देते हैं। इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी चीज में पैसा डालना, इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट उसका उल्टा, कि किसी भी चीज से पैसा निकालना। तो वो किस किस तरीके से करी जा सकती है, हो सकता है जो भी आपके जॉइंट वेंचर हो या होली ओन्ड सब्सिडरी हो वो बंद हो जाए, उनकी लिक्विडेशन हो जाए, मर्जर हो जाए, अमलगमेशन हो जाए, उसके अगेंस्ट आपको पैसा मिले, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। आपने उसके शेयर्स बेच दिए या किसी को ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। हो सकता है इंडियन पार्टी ही बंद हो जाए, उस केस के अंदर भी डिसइन्वेस्टमेंट हो गई, या आपने अपने शेयर्स को क्या कर लिया, बायबैक कर लिया। उस केस में भी आपको उस चीजों की डिटेल आपने कहां देनी है, पार्ट 3 के अंदर देनी है। नेक्स्ट, जो इन केस ऑफ वेंचर कैपिटल फंड्स, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय द म्यूचुअल फंड, इस केस के लिए अलग से क्या निकाला गया, रिपोर्टिंग फॉर्मेट निकाला गया। एंड ईएसओपीस के केस में जो ऑथराइज्ड बैंक है वो क्या कर सकता है, अपना पुराना फॉर्मेट ही यूज कर सकता है। तो बेसिकली क्या हुआ, ओडीआई फॉर्म रिवाइज किया गया, उसके अंदर 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया। पार्ट 1 के अंदर आप यूआईएन ऑब्टेन करने के लिए एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, उसके अंदर आप 5 सेक्शंस के अंदर अलग अलग डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हो। पार्ट 2 के अंदर आप एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट दे रहे हो, एंड पार्ट 3 के अंदर क्या कर रहे हो, आप अपने डिसइन्वेस्टमेंट इनकेस हुई है उसकी क्या दे रहे हो, डिटेल दे रहे हो। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में आता है कि सपोज आपको यूआईएन अलॉट हो गया, उसके बाद कोई भी अगर आप चेंजेस आते हैं तो आपको क्या करना है, फॉर्म ओडीआई पार्ट 1 के अंदर ही उस चीज को क्या करना है, रिपोर्ट करना है कि ये क्या हो गए हैं, चेंजेस हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद बैंक्स को कोई भी ट्रांजेक्शन करने से पहले क्या करना है, फॉर्म ओडीआई पार्ट 1 एप्लीकेशन एप्लीकेंट से लेना है और अपने पास रखना है, और उस चीज जो भी फॉर्म ओडीआई है उसको क्या करना है, ऑनलाइन ओडीआई एप्लीकेशन के अंदर सबमिट करवाना है, एंड उससे क्या करना है, यूआईएन लेना है। उसके बिना आपने क्या करनी है, रेमिटेंस एग्जीक्यूट नहीं करनी है। उसके अलावा जो ओडीआई फॉर्म्स होते हैं वो उस जो भी पोस्ट इन्वेस्टमेंट चेंजेस हुए वो सारे के सारे किस फॉर्म में सबमिट होंगे, फिजिकल फॉर्म में सबमिट होंगे। जो ओरिजिनल ओडीआई फॉर्म था वो ऑनलाइन फॉर्म में सबमिट होता है,
ठीक है, ऑनलाइन सबमिट किया जाता है ऑनलाइन ओएडी एप्लीकेशन के अंदर, एंड आपको क्या करा जाता है, उसके अगेंस्ट यूएन मिल जाता है। बट जो चेंजेस वाला फॉर्म है वो किसके अंदर फॉर्म होगा, फिजिकल फॉर्म के अंदर क्या होगा, आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, आरबीआई बेसिकली क्या करेगा, यूएन बेसिस पे इन फॉर्म्स को क्या करेगा, अपने पास प्रिजर्व करके रखेगा, ताकि इन केस कोई फॉलोअप चाहिए, कोई चेकिंग है, उसको यूएन बेसिस पे ढूंढ के इसलिए क्या करा जा सके, चेकिंग उसकी करी जा सके। ठीक है, जो हमारी ऑनलाइन ओआईटी एप्लीकेशन है उसके अंदर कुछ ना मॉड्यूल्स ऐड किए गए हैं। मॉड्यूल्स के अंदर क्या है, जिसके मॉड्यूल्स बेसिकली क्या है, ताकि उसके अंदर क्या हो, जो सारे के सारे ओडीआई फॉर्म्स क्या करे जा सके, रिपोर्ट करे जा सके। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले तो क्या आता है, ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट में बेसिकली क्या है, ऑटोमेटिक रूट में आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, उसके अंदर आपको यूएन लेने की जरूरत नहीं होती। तो बेसिकली आप गए बैंक के पास, आपने अपना ओडीआई फॉर्म सबमिट करा, एंड ओडीआई फॉर्म के सबमिट बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट आपने क्या देखना है कि जो भी रेगुलेशन है उनका क्या करा है, आपने कंप्लाई करा हो। अब बात आती है अप्रूवल रूट में। अप्रूवल रूट में बेसिकली क्या, आप बैंक के पास गए, आपने अपना ओडीआई पार्ट 1 बैंक को प्रोवाइड करा, बैंक ने सब चीजों को देखा, सेक्शन ए टू डी के अंदर जो भी डिटेल्स थी वो देखी, आरबीआई को सबमिट कर दिया। आरबीआई उस चीज को चेक करेगा, जो हम ऊपर देखेंगे किन किन चीजों को चेक करेगा। उसके बाद क्या करेगा, आरबीआई बता देगा, एक तो यूएनएल लोड कर देगा, एंड बता देगा किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उनको परमिट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप आरबीआई से अप्रूवल चाहते हो तो आरबीआई के अप्रूवल के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप जो भी आपका डेजिग्नेटेड ऑथराइज्ड बैंक है वो इंडियन पार्टी से सील्ड कवर के अंदर ये डिटेल्स लेगा। डिटेल्स की क्या क्या, कि आप जो भी ट्रांजेक्शन्स है उसके बारे में बताइए, इंडियन एंटिटी की ब्रीफ डिटेल्स, ओवरसीज एंटिटी की ब्रीफ डिटेल, जो आपका प्रपोजल है उसका बैकग्राउंड, जो ट्रांजेक्शन है उसकी ब्रीफ डिटेल, एंड फैमा की प्रोविजंस की, अगर आप कहीं से अप्रूवल लेनी थी, क्या आपने अप्रूवल लिया है या नहीं ली, उसके रीजंस। उसके अलावा डेजिग्नेटेड एडी ब्रांच है उसकी खुद की क्या ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में, वो जो चीजें हमने देखी थी ऊपर, हम ऑलरेडी चेक करके आए हैं, प्राइमा फेसी वायबिलिटी, कंट्रीब्यूशन टू एक्सटर्नल ट्रेड एक्सेट्रा, वो चीजें क्या करेगा, चेक करेगा। एंड जो भी डेजिग्नेटेड ब्रांच की क्या होगी, रिकमेंडेशंस होगी, वो क्या करी जाएगी, सबमिट करी जाएगी। उसके बाद जो भी इंडियन पार्टी है उसने एक लेटर प्रोवाइड करनी है डेजिग्नेटेड ब्रांच को, कि मैं ट्रांजेक्शन करना चाहता हूँ, वो आपको देनी है। इंडियन पार्टी हमने कहा था कि बोर्ड रेजोल्यूशन की हमने कॉपी लेनी है, कि जो ट्रांजेक्शन है वो बोर्ड के द्वारा क्या करी गई हो, अप्रूव करी गई हो। ठीक है, उसके बाद हमने एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन लेनी है, कि डायग्राम फॉर्म में बताओ कि जो आईपी है उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, सब्सिडरीज कौन सी है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, सब कुछ हमें क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। उसके बाद आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, वैल्यूएशन सर्टिफिकेट ओवरसीज एंटिटी का लेना है, जहां वो चीज क्या हो, एप्लीकेबल हो। ठीक है, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स होंगे वो प्रॉपर्ली नंबर्ड होने चाहिए, इंडेक्स होने चाहिए, एंड प्रॉपर्ली क्या होने चाहिए, फ्लैग्ड होने चाहिए। ठीक है, जो हमने पार्ट 1 अभी पढ़ा था, 5 चीजें थी उसके अंदर। पार्ट 1 के अंदर जो डिटेल्स हैं वो कब कब सबमिट करानी है, जब आप इनिशियल रेमिटेंस कर रहे हो। उसके बाद अगर आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या किसी भी तरीके की फाइनेंशियल कमिटमेंट देना चाहते हो, उस टाइम भी आपको क्या करनी है, पार्ट 1 की डिटेल बतानी है। ठीक है, जो सब्सिक्वेंट जो आपने रेमिटेंस करनी है वो तभी करी जाएगी अगर आरबीआई से आपको क्या मिल जाए, ऑटो जनरेटेड मेल कंफर्मिंग द यूआईएन, की इसी यूआईएन के अगेंस्ट आप क्या कर रहे हो, सब्सिक्वेंट रेमिटेंस प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, उसके अलावा सपोज अगर कोई इन्वेस्टमेंट है वो एक इन्वेस्टमेंट पार्टी ना करके एक से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पार्टी या इन्वेस्टमेंट पार्टी प्लस रेजिडेंशियल इंडिविजुअल कोई भी कॉम्बिनेशन में कर रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा पार्टी अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसके अंदर जो फॉर्म ओडीआई वो हर पार्टी को अपना इंडिविजुअल सबमिट करना पड़ेगा। ऑथराइज्ड बैंक क्या कर सकता है, वो उन फॉर्म्स को इकट्ठा करेगा, कंसोलिडेटेड बेसिस पे क्या करेगा, आरबीआई को सबमिट कर देगा, एंड आरबीआई क्या करेगा, जो यूएन प्रोवाइड करा जाएगा वो एक ही ओवरसीज प्रोजेक्ट के लिए करा जाएगा। तो बेसिकली यूएएन आपको एक ही मिलेगा, बट इंडिविजुअल पार्टीज को अपने जो इंडिविजुअल फॉर्म ओडीआई है वो क्या करने पड़ेंगे, सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, इन केस जो भी इन्वेस्टमेंट्स करी गई वो शेयर्स के थ्रू नहीं करी गई, लाइक उन्होंने अपनी रॉयल्टी, टेक्निकल नो हाउ या अपने एक्सपोर्ट्स को कैपिटलाइज करा, मतलब इन चीजों के थ्रू इन्वेस्टमेंट करी गई, क्योंकि हमने देखा था इन चीजों के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, अपनी इन्वेस्टमेंट को फंड कर सकते हो। अगर इनके थ्रू इन्वेस्टमेंट करी गई है तो जो भी इस कैपिटलाइजेशन की डिटेल्स होगी वो भी क्या करनी है, आपको अपने एडी बैंक ब्रांच को क्या करवानी है, सबमिट करवानी है। उसके बाद जो भी इन्वेस्टमेंट करी जाएगी वो तभी करी जाएंगी जब यूआईएन क्या हो जाएगा, आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा। जो भी आपके अमाउंट्स है वो एफसीवाई फॉरेन करेंसी के अंदर होनी चाहिए, एंड अगर वो इंडियन रुपीज में वो क्या होनी चाहिए, एक्चुअल अमाउंट्स के अंदर ही होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर एक से ज्यादा आईपीआर आ रही है तो अलग अलग फॉर्म क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। ठीक है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसकी जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट है या जो भी फेयर वैल्यू ऑफ एक्विजिशन है वो किसके अंदर होनी चाहिए, फॉरेन करेंसी के अंदर ही होनी चाहिए। उसके अलावा जो भी अगर आपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स प्रोवाइड करी हैं टुवर्ड्स इक्विटी लोन गारंटी, उसकी जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो भी आपको क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी है।
ठीक है। आईपी के केस में हमने ऊपर देखा था जो सर्टिफिकेशन है वो ऑडिटर से लेनी है, और आरआई के केस में आप क्या कर सकते हो, सेल्फ डिक्लेरेशन भी पार्ट 1 के सेक्शन ई के अंदर प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है। इन केस अगर आपके पास कोई इक्विटी थी उसको लोन के अंदर कन्वर्ट कराना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। कोई भी इस तरह के प्रपोजल क्या कर दिए जाएंगे, आरबीआई को फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। ठीक है। आरबीआई के पास राइट है, वो चाहे किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकती है, पब्लिक कर सकती है, वो उनके ऊपर बेस्ड है, उनके ऊपर वो राइट रिजर्व है। उसके बाद जो हम स्टेप डाउन सब्सिडरी की बात कर रहे थे, स्टेप डाउन सब्सिडरी एक ऑपरेटिंग कंपनी भी हो सकती है जो डेली ऑपरेशंस में पार्ट लेती है, होल्डिंग कंपनी या स्पेशल पर्पस व्हीकल भी हो सकती है, होल्डिंग कम ऑपरेटिंग कंपनी भी वो हो सकती है। ठीक है। उसके अलावा जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो होली ओन स्टेप डाउन सब्सिडरी भी हो सकती है, स्टेप डाउन जॉइंट वेंचर भी हो सकता है। उसके बाद लेवल बेसिकली किस तरीके से कैलकुलेट करा जाएगा वो हम देख चुके हैं कि जॉइंट वेंचर और डब्ल्यूएस को एज अ पेरेंट मानेंगे, एंड जो फर्स्ट लेवल माना जाएगा वो फर्स्ट लेवल एसडीएस माना जाएगा। उसके अलावा सेकंड लेवल एसडीएस माना जाएगा, सेकंड लेवल स्टेप डाउन सब्सिडरी मानी जाएगी। जैसे हमने देखा था एबीसी और फिर डीईएफ एंड जीएचएल। तो डीईएफ वाली क्या थी, फर्स्ट ओन, जीएचएल वाली क्या थी, सेकंड ओन सब्सिडरी थी। जैसे ये एग्जांपल हमारे पास पड़ी है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, इसको हमने क्या माना, जो हमारा ओवरसीज जॉइंट वेंचर था इसको हमने क्या माना, पेरेंट माना। ठीक है। इसकी सब्सिडरी हुई और ये इसकी फर्स्ट लेवल, और इसका क्या हुआ, ये सेकंड लेवल हो गया। नेक्स्ट, जो भी यूआईएन के बाद जो भी पोस्ट इन्वेस्टमेंट चेंजेस होंगे वो क्या करने हैं, आपको सबमिट करवाने हैं। उसके बाद आपको क्या करनी है, जब तक जॉइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडरी एग्जिस्टेंस में है तो उसकी हर साल उसके रिलेटेड हर साल की 31 दिसंबर से पहले आपको क्या करनी है, एपीआर एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट पार्ट 2 के अंदर आपको क्या करनी है, सबमिट करनी है। जो भी इंडिविजुअल पार्टी है या रेजिडेंशियल इंडिविजुअल है उसको क्या, इंडियन पार्टी है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, उसको ये इंश्योर कराना है कि पिछले सभी सालों की जो एपीआर है वो क्या कर दी गई हो, एडी ब्रांच को सबमिट करवा दी गई हो। ठीक है। उसके बाद एक नया सिस्टम लाया गया पार्ट 3 के अंदर, जो हमने बेसिकली फॉर्म देखा वो नया सिस्टम के अंदर लाया गया। उसके अंदर पार्ट 3 के अंदर हम क्या कर रहे थे, डिसइन्वेस्टमेंट की डिटेल दे रहे थे। डिसइन्वेस्टमेंट की कोई भी डिटेल आपने क्या करनी है, ओआईडी एप्लीकेशन के अंदर विद इन 30 डेज आपको क्या करनी है, अपने डेजिग्नेटेड ब्रांच को बता देनी है। बताने का है पार्ट 3 फॉर्म ओडीआई के अंदर, क्योंकि वो किसकी डिटेल बता रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट की डिटेल बता रहा है। ठीक है। तो जो हमने आईपी और आरआई ने फॉर्म ओडीआई किसको दिया, आईडी को, वो क्या कर देगा, सेम को क्या कर देगा, ओआईडी एप्लीकेशन ऑनलाइन के अंदर सबमिट कर देगा। क्योंकि जो आपने जो सब कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने हैं, एक इंडिविजुअल पार्टी रेजिडेंट इंडिविजुअल है, वो किसको प्रोवाइड कराने हैं, आपने अपने एडी बैंक को प्रोवाइड कराने हैं, उसकी जिम्मेवारी आगे वो आरबीआई तक पहुंचाएगा। ठीक है। इन केस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट as per the current procedure an application along with the necessary documents should be submitted to the RBI for prior approval। कि आरबीआई से प्रायर अप्रूवल के बिना आप क्या नहीं कर सकते, डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। क्योंकि आपको जब आपने इन्वेस्टमेंट करी थी तो आपको क्या प्रोवाइड करा गया था, क्या यूएन प्रोवाइड करा गया था। तो जब तक आरबीआई वो यूएन कैंसिल नहीं करेगा आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी, एंड तब तक आप क्या नहीं कर सकते, डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। तो दिस वाज रिगार्डिंग सम रिपोर्टिंग गाइडलाइंस। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कुछ अदर रेगुलेटरी इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। तो जो नोटिफिकेशन थी उसका हमने 6 देखा, रेगुलेशन 7 रेगुलेशन नंबर 7 थी, वो लगती थी फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। ठीक है। तो रेगुलेशन बेसिकली जो 11 है उसके अंदर क्या है कि बैंक्स को क्या लेना है, कस्टम सर्टिफाइड कॉपी लेनी है, एंड उसको क्या लेना है, आरबीआई को क्या कर देना है, सबमिट करवा देना है। जो कस्टम सर्टिफाइड कॉपी है वो किस केस में लेते हैं, जब हम कि सपोज अगर तो आप पैसा दे रहे हो बट पैसे की जगह आप अपने कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स कर रहे हो, अदर ड्यूज, रॉयल्टीज, टेक्निकल नो हाउ, किसी भी तरीके की कैपिटलाइजेशन करा रहे हो, तो आपको क्या लेनी है, उसकी कस्टम सर्टिफाइड कॉपीज लेनी है, एंड उसको क्या कर देना है, रिजर्व बैंक को आपने सबमिट करवा देना है। ठीक है। इसके भी आपने बेसिकली 2 पार्ट करे हैं कि जो तो आप अगर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स की कैपिटलाइजेशन करवा रहे हो उसके ऊपर कौन सी रेगुलेशन लगती है, रेगुलेशन 11 लगती है, एंड जो कस्टम सर्टिफाइड कॉपी लेनी है वो आपको किस में लेनी है, रेगुलेशन 12(2) के अंदर लेनी है। ठीक है। उसके बाद रेगुलेशन 6 के अंदर क्या था, हमें डिटेल दी गई थी, एक लिमिट दी गई थी, कैपिंग दी गई थी 400% की। तो ये जो भी कैपिटलाइजेशन है वो भी उसके अंदर ही क्या होती है, डील होती है, उसी का वो क्या बनाई जाती है, पार्ट बनाई जाती है। ठीक है। उसके अलावा अगर आप किसी भी एक्सपोर्ट प्रोसीड या अदर एंटाइटलमेंट जो कि ओवर ड्यू है उनकी कैपिटलाइजेशन करवाना चाहते हो तो उनकी कैपिटलाइजेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई लेना पड़ेगा। आप क्या करोगे, इंडियन पार्टी उसकी एप्लीकेशन देंगे फॉर्म ओडीआई के अंदर आरबीआई को, आरबीआई क्या करेगा, उसको कंसीडर करेगा। तो रेगुलेशन 11 में हमने क्या बेसिकली 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इन एक्सचेंज ऑफ योर कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, या कोई भी एंटाइटलमेंट्स लाइक रॉयल्टी, टेक्निकल हाउ, उनको कैपिटलाइजेशन करके आप क्या कर सकते हो, अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो जो रेगुलेशन 6 के अंदर जो लिमिट दी गई है उसके अंदर भी क्या होगी, ये काउंट होगी। उसके बाद जो ही एक्सपोर्ट प्रोसीड्स होंगी जो कैपिटलाइज होंगी उसके ऊपर कौन सी रेगुलेशन लगेगी, रेगुलेशन नंबर 11 लगेगी। रेगुलेशन नंबर 11 कहते हैं कि आपको रेगुलेशन 12(2) के अंदर क्या करनी है, कस्टम सर्टिफाइड कॉपी लेनी है। उसके अलावा
इसके अंदर एक जो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी भी कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीजर एंटाइटलमेंट जो कि ओवर ड्यू है उसकी अप्रूवल लेना चाहते हो, उसको कैपिटलाइज कराना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी, स्पेसिफिक प्रोविजन, स्पेसिफिक अप्रूवल आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर की जो भी आप जॉइंट वेंचर जो भी आपकी होली ओन सब्सिडरी है उसके लिए आप क्या कर दिया जाएगा, आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। जो भी कोरेस्पॉन्डेंस होगी विद द आरबीआई वो क्या होगी, इसी यूएएन के बेसिस के ऊपर होने वाली है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट जो आप एग्जिस्टिंग ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट उसके अंदर आपने ध्यान वही रखना है कि रेगुलेशन 6 की जो लिमिट है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए, एंड जो यूआईएन है उसके विद रिगार्ड्स टू ही आपने क्या करनी है, वो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट करनी है। इन केस ऑफ शेयर से आप जो भी इन्वेस्टमेंट है वो करी जा सकती है, बट उसके लिए आपको क्या करनी है, परमिशन लेनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, एफआईपीआईबी के हम ऊपर पड़ गए थे, परमिशन आपको लेनी ही लेनी पड़ेगी। एंड आरबीआई के पास आपने क्या करनी है, आपको शेयर कितने मिले, आपने कितने लोड करे, आपने कितना प्रीमियम रिसीव करा, मिला ब्रोकरेज क्या, इस तरीके की सारी डिटेल्स आपको क्या करनी है, आरबीआई को बतानी है। उसके बाद ओवरसीज कंपनी ने जो भी इंडियन इन्वेस्टिंग कंपनी के नाम पे जो शेयर ट्रांसफर करे हैं उसके रिगार्डिंग जो भी वैल्यूएशन प्रोसीजर है वो भी आपको क्या करना है, फॉलो करना है, और ये इंश्योर कराना है कि जो भी उसकी वैल्यूएशन की गई हो वो वैल्यूएशन प्रोसीजर जो हमें बताए गए हैं उसके बीच में रहते हुए ही वो पूरी की पूरी क्या है, इन्वेस्टमेंट करी गई हो। उसके अलावा उसके बाद जो भी नॉन इन केस ऑफ जो एडी कैटेगरी ब्रांच है वो क्या कर सकता है, एक अंडरटेकिंग ले सकता है। अंडरटेकिंग किससे ले सकता है, जो भी एप्लीकेंट्स हैं कि इन केस उन शेयर्स की फ्यूचर के अंदर सेल करी जाएगी बाय द नॉन रेजिडेंट, जैसे मतलब बेसिकली हमने शेयर स्वैप करा तो आपने क्या करा, फॉरेन कंपनी के फॉरेन शेयर होल्डर को आपने क्या करा, इंडियन कंपनी के शेयर दिए, तो हम उनसे एक डिक्लेरेशन भी ले सकते हैं या अंडरटेकिंग भी ले सकते हैं कि जब आप वो इंडियन कंपनी के शेयर्स बेचोगे तो जो भी हमारी जो रेगुलेशन है, फैमा की रेगुलेशन है, उसकी जो प्रोविजन है उन प्रोविजन को ध्यान रखते हुए ही उन शेयर्स को क्या करोगे, आप सेल करोगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है दैट इज रेगुलेशन 9। रेगुलेशन 9 के अंदर क्या है, कुछ कंडीशंस दी जॉइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडरी के अंदर कुछ ऐसे केसेस हैं जहां आपको क्या लेनी पड़ेगी, स्पेसिफिक प्रोविजन, स्पेसिफिक अप्रूवल लेनी पड़ेगी। स्पेसिफिक अप्रूवल के बिना बैंक क्या करेंगे, रेमिटेंस अलाउ नहीं करेंगे। जैसे स्पेसिफिक प्रोविजन आ जाती है तो वो क्या करेंगे, रेमिटेंस अलाउ कर देंगे एंड उनकी क्या कर देंगे, उनको रिपोर्टिंग कर देंगे। नेक्स्ट, परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी अंडर एडीआर जीडीआर लिंक्ड स्टॉक ऑप्शन स्कीम। इस स्कीम के अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बेसिकली वो किस तरीके से होगी, जो एडी कैटेगरी 1 ब्रांच है वो $50,000 या उससे ज्यादा की इन्वेस्टमेंट रेमिटेंस अलाउ कर सकता है विदाउट द अप्रूवल ऑफ द रिजर्व बैंक। बट ये कब अलाउ करी जाएगी, इन अ ब्लॉक ऑफ 5 कैलेंडर ईयर्स में सिर्फ एक बार। ठीक है। मतलब 5 साल के अंदर सिर्फ एक बार आप क्या कर सकते हो, सॉरी 5 साल के अंदर टोटल $50,000 की आप कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, आरबीआई से अप्रूवल लेनी नहीं पड़ेगी। ठीक है। ये आप रेमिटेंस कर किसके लिए हो, ताकि वो बंदा एडीआर जीडीआर लिंक टू ईएसओपी क्या कर सके, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके। बट उसके अंदर हमने ये चीज इंश्योर करानी है कि जो भी इशूइंग कंपनी है उसने सारी की सारी जो सेबी की गाइडलाइंस है या जो गवर्नमेंट की द्वारा गाइडलाइंस उनको क्या कराओ, फॉलो कराओ। तो बेसिकली अगर ईसोप के अंदर एडीआर जीडीआर प्रोवाइड करे जा रहे हैं उसके लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करानी है, रेमिटेंस करवानी है, तो $50,000 की रेमिटेंस करवा सकते हो। उसके लिए आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट उसके अंदर ये चेक करना है कि जो भी कंपनी ऐसे चीजें इशू कर रही है वो सारी की सारी गाइडलाइंस उन्होंने क्या करी हो, फॉलो करी हो। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज रेमिटेंस टुवर्ड्स अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट एंड और इशू ऑफ बिड बॉन्ड गारंटी। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट बेसिकली क्या होता है, सपोज आप कहीं जगह पे बिड करना चाहते हो तो उसके अगेंस्ट आप क्या करते हो, एक अमाउंट प्रोवाइड करते हो, ये टोकन मनी जिसको बोल देते हैं, दैट इज नोन एज अर्नेस्ट मनी। तो उसके ऊपर कौन से लगते हैं, रेगुलेशन 14 लगती है। रेगुलेशन 14 के अंदर बेसिकली है कि अगर जो रेगुलेशन 6 के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके अंदर आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट मनी डिपॉजिट, अर्नेस्ट मनी अपनी क्या करते हो, डिपॉजिट करवाते हो। उसके लिए भी आपको क्या करना है, फॉर्म A2 ड्यूली फिल करवाना है। या तो वो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करवा सकते हैं या क्या कर सकते हैं, बिड बॉन्ड गारंटी क्या कर सकते हैं, अपनी इशू करवा सकते हैं। उसके लिए क्या करना है आपको, अगर बेसिकली आपने बिड लगाई, टोकन मनी प्रोवाइड करी, तो उसमें 2 कंडीशन हो सकती हैं। एक तो हुआ कि आपने बिड जीत ली, एक हुआ कि आपने बिड जीती नहीं। अगर तो आपको बिड जीती ही नहीं तो जो भी आपकी इंडियन पार्टी है उसको ये इंश्योर कराना है कि जो भी आपने अमाउंट रेमिट करा था वो जल्दी से जल्दी क्या कर दिया जाए, रिपार्टिएट कर दिया जाए, ताकि जो फेमा एक्ट के रेगुलेशन है उनके क्या करा जा सके, कंप्लाई करा जा सके। सेकंड कंडीशन हमारे पास आती है कि वो जो कंपनी थी वो बिड को जीत चुकी है। ठीक है। बिड को जीतने के बाद वो डिसाइड करती है कि हमने जो ये बिड है उसको कंटिन्यू नहीं करना, कि बिड हमें मिल गई बट हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो उस केस में जो एडी बैंक है उसको सारी की सारी डिटेल्स रेमिटेंस की
या आप जैसे अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के टाइम आपने क्या क्या रेमिटेंस प्रोवाइड करी, बिड बॉन्ड गारंटी अगर इन्वोक हुई है तो क्या रेमिटेंस हुई है, वो सभी चीजें क्या करनी है, चीफ जनरल मैनेजर को आपने क्या कर देनी है, रिपोर्ट कर देनी है। उसके बाद एक कंडीशन आती है कि सपोज इंडियन कंपनी थी, वो बिड के अंदर सक्सेसफुल तो हुई, बट जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो रेगुलेशंस के साथ इन लाइन में नहीं थी। तो उस केस में क्या करना है, अगर आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी, प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये कंडीशन सबसे पहले क्या पार्ट हुआ, आपने बिड डालनी है, उसके लिए टोकन मनी जमा करानी है, आप फॉर्म भर के दो, आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद कंडीशन क्या हो सकती है, पास हो सकते हो, फेल हो सकते हो, हमें मिली नहीं तो हमने क्या करना है, पैसा वापस मंगा लो। इन केस मिल गई, ठीक है, इसको ना हम ऐसे समझते हैं, सपोज आपने बिड लगाई, ठीक है, उसके लिए आपने फॉर्म दिया और उसको आपने क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। ठीक है, उसके अंदर आपके पास ना दो कंडीशन हो सकती हैं, सबसे पहले सक्सेसफुल हुई बिड, क्या हुई, अनसक्सेसफुल हुई। ठीक है, मतलब आपने लॉस कर दी। अगर तो अनसक्सेसफुल हुई, पैसा क्या करा लो, रिपार्टिएट करा लो, सारा का सारा पैसा वापस मंगा लो। इन केस बिड सक्सेसफुल हुई, इसके आगे तीन कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट आपने विन करा एंड कंटिन्यू। ठीक है, सेकंड आपके पास हो सकता है विन बट डिडंट कंटिन्यू। थर्ड आपके पास हो सकता है विन बट टर्म्स एंड कंडीशन डिडंट मैच। तीन कंडीशन होगी, आप जीते तो सही। अगर तो आप विन एंड कंटिन्यू कर रहे हो, आपने बेसिकली क्या करना है, जो हमने यहाँ पॉइंट छोड़ा था, जब आपने विन एंड कंटिन्यू करा, आपने फॉर्म A2 ड्यूली फाइल करना है, अंडर उसके अगेंस्ट क्या कर देनी है, आपने रेमिटेंस प्रोवाइड कर देनी है और उस रेमिटेंस की आपने डिटेल्स दे देनी है। विन बट आपने आगे कंटिन्यू नहीं करा तो एडी की जो आपको ऑथराइज्ड डीलर बैंक है उसकी क्या जिम्मेवारी है, रेमिट एंड रिपोर्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या है, डिटेल्स अबाउट इन्वोक्ड गारंटी और ईएमडी जो भी आपने अर्निंग्स मनी डिपॉजिट कराया था। ठीक है, विन बट आपकी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं मैच हुई, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप क्या करना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने एक छोटा सा चार्ट बनाया जिसके अंदर हमने पूरा का पूरे टॉपिक को कवर करा। बिड लगाई, उसके लिए आपने फॉर्म A2 ड्यू भर के दिया। ठीक है, उसके दो कंडीशन हो सकते हैं, अनसक्सेसफुल, सक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल हो तो आपने क्या करना है, उसको रिपार्टिएट करवा लो। सक्सेसफुल हो, उसके आगे तीन पार्ट्स, आपने विन करा एंड कंटिन्यू करा, उस केस में आप क्या करोगे, पैसा भेज दोगे, उस चीज को क्या कर दोगे, रिपोर्ट कर दोगे। आपने विन करा बट आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो आप जो भी अपनी डिटेल्स थी उसको क्या करोगे, एडी की जिम्मेवारी है, उसको क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। उसके बाद आपने विन तो करा बट उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या हुई, मैच नहीं हुई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करने के लिए आरबीआई से उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज ट्रांसफर बाय वे ऑफ सेल ऑफ शेयर्स आउटसाइड इंडिया। कि हम जो पार्ट 3 पढ़ रहे थे उसका ओडीआई फॉर्म का, उसके अंदर आता था डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर कि आप डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हो जेवी और होल्ड ओन सब्सिडरी के शेयर्स को ट्रांसफर करके। ठीक है, अगर इस तरीके की कोई भी डिसइन्वेस्टमेंट आपने करी गई है तो उसको क्या करना है, जिस दिन इन्वेस्टमेंट हुई उसके विद इन 30 डेज आपको क्या कर देना है, रिपोर्टिंग उसकी क्या कर देनी है एडी जो कैटेगरी 1 ब्रांच है उसको उसके बारे में आपको बता देना है। उसके बाद जो भी इन्वेस्टमेंट के द्वारा आपको प्रोसीड हुई वो आपको विद इन 90 डेज क्या करनी है, इंडिया के अंदर रिपार्टिएट करवा लेनी है, इंडिया के अंदर वापस लेके आ जानी है। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। इन केस आपके पास शेयर्स इशू नहीं किए गए हैं तो आपको जो भी इन्वेस्टमेंट के आपको डॉक्यूमेंट है वो किसको देने हैं, एडी कैटेगरी 1 ब्रांच को देने हैं। और एडी कैटेगरी 1 ब्रांच क्या करेगा, अपने पास उनको रिटेन करके रखेगा एंड उन डॉक्यूमेंट्स की रिसीविंग के बाद उनको क्या करेगा, मॉनिटर करेगा एंड अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि जो ये डॉक्यूमेंट की गई है वो बोनाफाइड बेसिस के ऊपर करी गई है, सब कुछ इसके अंदर क्या है, ट्रू है। और वो इस चीज का क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेगा। सर्टिफिकेट कहां प्रोवाइड करेगा, पार्ट 2 ऑफ फॉर्म ओडीआई एपीआर के सबमिट करते के टाइम ये एक सर्टिफिकेट भी क्या करा जाएगा, इशू कर दिया जाएगा कि मैंने क्या करा है, पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट को चेक कर लिया है, वो पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्स को क्या कर लिया, चेक कर लिया। उसके बाद ओपनिंग ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट अब्रोड बाय द इंडियन पार्टी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि जो भी अगर होस्ट कंट्री की रेगुलेशंस है, मतलब जिस कंट्री के अंदर जॉइंट वेंचर सब्सिडरी है, मतलब फॉरेन कंट्री जो बेसिकली हुई, वो अगर कह रहे हैं कि जो भी कमिटमेंट्स हैं या जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो किसी अकाउंट के थ्रू रूट होनी चाहिए, तो उस केस के अंदर जो इंडियन पार्टी है उसको फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलने और मेंटेन करने की क्या दे दी जाएगी, परमिशन दे दी जाएगी, ताकि वो क्या कर सके, अपनी फॉरेन करेंसी जो भी आपके ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है उसको क्या कर सके, फैसिलिटेट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हमारा चैप्टर है ये खत्म होता है। एक बार हम जल्दी से पूरे के पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ रहे थे एफडीआई के हमने बेनिफिट्स देखे, ओवरव्यू देखा चैप्टर का। फिर हमने देखा एफडीआई क्यों जरूरी है, किस तरीके से कहाँ सर्कुलर्स आते हैं उसके बारे में पढ़ा, किस किस रूट के थ्रू एफडीआई करी जा सकती है, ऑटोमेटिक रूट एंड गवर्नमेंट रूट। उसके अंदर हमें क्या आगे कुछ कंडीशंस थी, क्या क्या चीजें हमने देखनी है वो देखी। फॉरेन करेंसी के रिगार्डिंग हमने एक डायग्राम को समझा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस किस तरीके से करी जा सकती है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन कौन पर्सन एलिजिबल है हमने उसको देखा। एनआरआईज, स्पेशल एनआरआईज लाइक ऑफ रीजन्स लाइक नेपाल, भूटान,
रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया या ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी जो क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है। उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है वो किन किन इंस्ट्रूमेंट्स में करी जा सकती है, इनमें तो चीज मेन थी दैट वाज इक्विटी शेयर्स, फुली एंड मैंडेटरी कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, फुली एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर क्या कर जा सकती है, इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। उसके अलावा आप कौन कौन सी मोड ऑफ पेमेंट का यूज कर सकते हो, हमने वो देखा। उसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर लगने वाली लिमिट्स, कौन कौन से सेक्टर प्रोहिबिटेड थे, एंड एमएससी सेक्टर के अंदर किस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है। उसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक था दैट वाज कि कुछ ऐसे सेक्टर जहां पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको क्या लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। कुछ ऐसे सेक्टर्स जहां अगर आपने एक्विजिशन या ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी करनी है तो उसको आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। एस्क्रो अकाउंट के बारे में समझा, जो नॉन इंटरेस्ट बेरिंग एस्क्रो अकाउंट होता है। उसके बाद जो भी आपकी सेल प्रोसीड्स होंगी उसकी रेमिटेंस के बारे में। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज हो जाती हैं, उस केस में रेमिटेंस किस तरीके से होगी वो हमने देखा। उसके बाद क्या इंडियन कंपनीज के शेयर्स को प्लेज कर सकते हैं, कौन कौन कर सकता है, प्रमोटर्स ऑफ इंडियन कंपनी, नॉन रेजिडेंट्स कर सकते हैं टू एडी बैंक, नॉन रेजिडेंट कर सकते हैं टू ओवरसीज बैंक, नॉन रेजिडेंट्स क्या कर सकते हैं टू एनबीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को भी क्या कर सकते हैं, अपने शेयर्स प्लेज कर सकते हैं। उसके बाद देखा हमने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर एफडीआई, उसके अंदर करी जा सकती है बट सिर्फ किसके थ्रू, अप्रूवल रूट के थ्रू ही करी जा सकती है। उसके बाद हमने देखा पीआईएस स्कीम, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम, जिसके अंदर हमने काफी चीजों के बारे में डिस्कस करा कि कौन कौन उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। उसके बाद फॉरेन करेंसी अकाउंट और एसएनआरआर अकाउंट को समझा, ठीक है, डेजिग्नेटेड अकाउंट्स, और हमने पेमेंट्स मेथड को देखा। फिर हमने देखा टीयर 1 एंड टीयर 2 इंस्ट्रूमेंट जो बैंक इशू करता है उसके अंदर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। उसके ऊपर जो कैपिंग की गई थी फॉर द इंडिविजुअल्स एंड फॉर द टोटल एफआईआईज, हमने वो लिमिट्स को देखा। उसके बाद जो भी बैंकिंग रेगुलेशंस थी उसके बारे में हमने देखा। थर्ड, उसके बाद हम आए अपने रिपोर्टिंग गाइडलाइंस ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स होंगी इंडिया के अंदर उनकी रिपोर्टिंग गाइडलाइंस क्या है। उसके अंदर हमने जो भी हमारा इनफ्लो होगा उसकी रिपोर्टिंग, जो भी हमने शेयर इशू करे गए उसकी रिपोर्टिंग, ठीक है। उसके बाद जो भी इन केस शेयर्स थे उनको क्या करा गया, ट्रांसफर करा गया, उसकी आपने किस तरीके से रिपोर्टिंग करनी है, हमने उस चीज को देखा, ठीक है। पीआईएस स्कीम के अंदर जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट करी गई हो उसकी रिपोर्टिंग इस तरीके से होगी। पीआईएस स्कीम के अंदर जब एनआरआईज ने इन्वेस्टमेंट करी हो उसकी रिपोर्टिंग किससे होगी, और कुछ ऐसे रिटर्न्स देखिए जिनकी फाइलिंग क्या होगी, मैंडेटरी ऑनलाइन बेसिस पे ही होगी। देन हम मूव हुए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स पे, कि अगर कोई पर्सन इंडिया का बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो किस तरीके से कर सकता है। उसके लिए हमने देखी इंपॉर्टेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, रेगुलेशंस की लिबरलाइजेशन, किस किस रूट से करी जा सकती है और किन किन सेक्टर्स में क्या करी गई है, प्रोहिबिशन प्रोवाइड करी गई है। देन हमने देखा ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट में कुछ ऐसी चीजें जिनके लिए जनरल इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करी गई है, उसके अंदर हमने जो इंडियन पार्टी की डेफिनेशन पढ़ी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या क्या उनके ऊपर सीलिंग्स लगी हुई है, सीलिंग्स कहाँ में प्रोवाइड करी गई है, रेगुलेशन 6 के अंदर सीलिंग्स प्रोवाइड करी गई है, ठीक है। उसके बाद लिमिट, रेस्टोरेशन एंड अप्रूवल रिक्वायरमेंट को हमने देखा। जो हमारी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स की हम बात कर रहे थे उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, हमने उस चीज को देखा, ओके। उसके बाद हमने कुछ और कंडीशंस देखी विद रिगार्ड टू कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको इन कंडीशंस को भी क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी इंडियन पार्टी गारंटी इशू करना चाहती है अपनी स्टार्ट डाउन सब्सिडी के लिए, वो किस तरीके से होगी। फाइनेंशियल कमिटमेंट अपने स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू किस तरीके से करी जा सकती है, उस चीज को हमने देखा। एंड अगर कोई एंटिटीज जो अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज हैं ऑयल सेक्टर के अंदर, हमने उस चीज को भी क्या करा, डील करा। उसके बाद कुछ ऐसी कंपनीज जो सबमरीन केबल सिस्टम की कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस के लिए वर्क करना चाहती हैं, उस केस में वो इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर सकती है, हमने वो देखा। इसके अंदर जो हमने एग्जांपल ली थी वो रिलायंस की क्या ली थी, हमने एक एग्जांपल ली थी। उसके बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसके लिए क्या क्या फंडिंग के मेथड्स यूज कर सकते हो, ओके, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए आपके ऊपर रेगुलेशन लगती है, रेगुलेशन नंबर 7, वो भी हमने उसको देखा, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, रिजर्व बैंक से बेसिकली आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप किसी ऐसे जॉइंट वेंचर या होल्डिंग ओन सब्सिडियरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कि जो कि नेचुरल रिसोर्सेज सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है, उसको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करी जाएगी। उसके बाद जो ही हमने अभी ऊपर तक देखा दैट वाज अबाउट कि अगर कोई इंडियन पार्टी इन्वेस्ट कर रही है, देन हम मूव हुए अगर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसको क्या 5 कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई ट्रस्ट या सोसाइटी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या हैं। देन हम अपने मूव हुए कि ऑथराइज डीलर बैंक से उनके लिए ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस क्या प्रोवाइड किए गए हैं कि वो किस तरीके से अपने जो ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। देन हमने कुछ देखी जनरल प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन, इसके अंदर हमने रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में पढ़ा। फॉर्म ओडीआई के हमने बेसिकली 3 पार्ट पढ़े। उसके बाद हमने कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स पढ़ी कि किस किस तरीके से आपने किन किन चीजों को रिपोर्ट करना। फिर हमने डॉक्यूमेंट्स देखे, जो डॉक्यूमेंट्स अगर आपको आरबीआई से अप्रूवल लेनी है तो आपको क्या करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। देन हम अपनी अदर रेगुलेटरी इन्वेस्टमेंट्स पे है। अदर रेगुलेटरी इन्वेस्टमेंट्स हमने रेगुलेशन नंबर 11 जो डील करती है विद द कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड अदर कमिटमेंट्स।
फिर हम आए अपने यूएएन के ऊपर। शेयर स्वैप केस के अंदर हमने देखा कि आपको एफआईपीबीए से परमिशन लेनी है एंड जो भी सारी डिटेल्स है वो आरबीआई को क्या करनी है, सबमिट करनी है। रेगुलेशन 11, रेगुलेशन 6, रेगुलेशन 7 एंड हम मूव हुए रेगुलेशन 9 के ऊपर। रेगुलेशन 9 कुछ केसेस बताते हैं जहां आपको क्या लेनी पड़ेगी, प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। देन अगर आप एडीआर जीडीआर जो कि ईसॉप से लिंक है उसके अंदर आप उसके लिए परचेज के लिए आप रेमिटेंस किस तरीके से करवा सकते हो, हमने वो देखा। देन हमने देखा रेगुलेशन नंबर 14 जो कि डील करता है विद द अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। देन हम मूव हुए कि अगर आप जॉइंट वेंचर या होल्ड सब्सिडरी के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, डिसइन्वेस्टमेंट थ्रू ट्रांसफर ऑफ सेल ऑफ शेयर्स, उसको हम किस तरीके से डील करेंगे। उसके बाद आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करी है उसके एविडेंस का क्या करना है, आपने प्रॉपरली वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है। एंड लास्ट में हमने देखा कि अगर कोई इंडियन पार्टी फॉरेन करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है एंड होस्ट कंट्री की रिक्वायरमेंट है कि सारी की सारी इन्वेस्टमेंट एक अकाउंट के थ्रू रूट होनी चाहिए, तो उस पार्टी को ये परमिशन दी जा सकती है कि वो अपना फॉरेन करेंसी अकाउंट उस कंट्री के अंदर क्या ले, खोल ले, उसके अंदर अपनी सारी जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कर सके। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को रेट कर दीजिए आउट ऑफ 10। उसके साथ साथ आप जल्दी से हमारे क्लासेस के अंदर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको इसी अमेजिंग क्वालिटी के साथ वीडियोस मिलने वाली है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके पहली बार में ही अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। उसके साथ साथ हमारी कुछ मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए आईबीएफ लर्निंग सेंटर के नाम से अवेलेबल है एंड आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉर आईओएस यूजर आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके वहां ऑर्गेनाइजेशनल कोड GEGKT यूज करके हमारी इन क्लासेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट भेजना है ऑन द नंबर 9646900030 एंड आपके साथ सारे लिंक्स एंड पीडीएफ शेयर कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।